हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज मैं आपको जो कृषि प्रवेशक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो प्रीवियस पेपर थे उन पर डिस्कस करवाऊंगा। हालांकि मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने 2018 का जो पेपर है वो मैंने सोल्व करवाया था और वो आपको करना भी चाहिए। वैसे मैं कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप जहां आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके उस लिंक पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। और उससे पहले 2013 में जब वैकेंसी आई थी तो पेपर लीक हो गया था और उसके बाद वो पेपर दोबारा से रिपीट किया गया था 2015 के अंदर। तो 2015 में जो एग्जाम हुआ था, भर्ती 2013 की थी बट 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसके जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। और आप उन क्वेश्चन का आनंद लीजिए। देखो, पिछला जो वीडियो था मैंने जो कृषि प्रवेशक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो दी थी, लेकिन उसमें जो मैंने इंफॉर्मेशन दी थी वीडियो में उसके बावजूद भी स्टूडेंट वापस वही इंफॉर्मेशन पूछते हैं। जैसे सबसे जो ज्यादातर क्वेश्चन आ रहा है अदर स्टेट के स्टूडेंट का, वो ये आ रहा है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है या नहीं है। मैंने कल भी बोला था कि एलिजिबल है और यहां जो जनरल की 51% सीटें होती है वो उनमें फाइट करेंगे। अदर स्टेट के स्टूडेंट सिर्फ जो जातिगत आरक्षण होता है उसका फायदा नहीं ले सकते हैं दूसरे राज्य के अंदर, बाकी वो एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं और जो जनरल का कोटा होता है उसके थ्रू वो फाइट कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट का ये था कि एज को लेकर, तो देखो 1 जनवरी 2022 तक जो मिनिमम एज के लिए ही ज्यादातर क्वेश्चन था, तो 1 जनवरी 2022 कि जिसकी एज 18 साल की हो जाएगी वो इसके लिए योग्य है, बाकी इसके लिए योग्य नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट ये पूछते हैं कि जैसे मान लो 4 दिन ऊपर है, 5 दिन ऊपर है या 7 दिन ऊपर है, हम कोई रिट लगा सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं। देखो, मुझे इसका आइडिया नहीं है, कुछ ऐसा नहीं होता होगा शायद, और अगर आपके माइंड में इस तरह के कोई सवाल चलते हैं तो आप किसी एडवोकेट से क्लियर करिए, ठीक है। तो चलो आज अपनी बात करते हैं जो 2013 भर्ती परीक्षा थी उसका जो एग्जाम हुआ था। देखो, एग्जाम जो 2015 में करवाया गया था वो 1/3/2015 को करवाया गया था। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ये एग्जाम करवाया गया था। अब तो देखो अधिनियम बोर्ड करवाता है, पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम करवाती थी, तो ये जो SKRAU बीकानेर है उसके द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। तो अपने इसी एग्जाम को आज इस एग्जाम के जो एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 60 क्वेश्चन के साथ साथ हम हर एक ऑप्शन का भी डिस्कस करेंगे और हर एक ऑप्शन का डिस्कस करेंगे तो आपके पास 60 क्वेश्चन यानी बहुत सारे क्वेश्चन जाएंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपसे दावा करता हूं कि आप पढ़ने के अंदर जरूर आनंद लेंगे, है ना। इस वीडियो का खूब मजा लेंगे। और देखो, जब आप पढ़ने में आनंद लेने लग जाते हैं, पढ़ने में मजा आने लग जाता है, इसका मतलब सिलेक्शन होने की तरफ आप बढ़ रहे हैं। और मजबूरी में पढ़ते हो, दबाव में पढ़ते हो, डर के पढ़ते हो तो फिर आप सिलेक्शन से उतना दूर भागते हैं। अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो जारी हुई है, आगे मई में टेंटिव डेट बता रहे हैं, बाकी देखो कब होता है एग्जाम। लेकिन आप अच्छी मेहनत करिए, खुश होकर मेहनत करिए, दबाव में मेहनत मत करिए, डर के मेहनत मत करिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप घबराहट के साथ, डर के साथ मेहनत करेंगे तो फिर आप सिलेक्शन से दूर चले जाते हैं। उससे पहले मैं जो बैच स्टार्ट होने वाले हैं उनके बारे में बता देता हूं। देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली बार हमने मतलब जॉबनेर कोचिंग और संकल्प कोचिंग ने संयुक्त तत्वाधान में बैच संचालित किए थे और 124 प्लस विद्यार्थियों का चयन हुआ था। 125 प्लस, सॉरी, यहां पे मैंने 124 मेंशन कर रखा है, तो 125 प्लस विद्यार्थियों का चयन हुआ था, ठीक है। भी जो हमारे पास ऑफिशियल रिपोर्ट है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि 124 प्लस बच्चों का, अभी जो वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें और भी स्टूडेंट थे तो 125 प्लस स्टूडेंट का चयन हुआ था, ठीक है। और इस बार भी दोनों ही संस्थाएं एक साथ संयुक्त प्रभाव से ही बैच संचालित कर रही है। देखो, हमने ये नंबर लिखे नहीं है यहाँ पे, आपने अक्सर ये चीजें नोट की होगी कि मैंने किसी वीडियो के अंदर कभी अनऑफिशियल और अनऑथेंटिक न्यूज नहीं दी आपको, है ना, मैं देना भी पसंद नहीं करता। तो ये जो डेटा है एक ऑथेंटिक डेटा है। वैसे तो देखो, मैं इन चीजों में भरोसा नहीं रखता कि जो इनका सिलेक्शन हो गया उनकी फोटो कलेक्ट करें या फिर उनको शो करें भी हमने इतने सिलेक्शन दिए, इतने सिलेक्शन दिए। लेकिन अब जैसे जो माहौल होता है कोचिंगों में, कहीं पे बताते हैं 300 सिलेक्शन, कहीं पे 200, कहीं पे 500, इन सब को अगर अपने जोड़ लें तो कम से कम 1 लाख 2 लाख सुपरवाइजर हो जाते हैं कि वैकेंसी में, बट सीटें तो 1822 ही होती है। देखिए, जो हमारे स्टार थे जो वैकेंसी में सिलेक्ट हुए थे, मैंने यहाँ पे उनके फोटोज भी दिए हैं। कल मैंने एक स्टेटस डाला था
था, यूट्यूब पे भी डाला था और व्हाट्सएप पे भी डाला था और फेसबुक पे। तो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनसे मैंने अपील की थी, जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है वो फोटो भेजिए। हालांकि हम कलेक्ट नहीं करते हैं हर बार, लेकिन इस बार जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे कोई 141, कोई 142 है, कोई 150, कोई 200, कोई 300 इस तरह से सिलेक्शन दिख रहा है। लेकिन जो वास्तविक सिलेक्शन है हमारे 125 प्लस सिलेक्शन है और ये राजस्थान का सबसे शानदार परिणाम है। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, कहने को चाहे कोई कुछ कहे, ठीक है। तो दोनों ही संस्थाएं अपने क्षेत्र में नामी संस्थाएं हैं और इनके द्वारा संयुक्त तत्वाधान के अंदर ये बैच चलाया जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन जो कोचिंग है उसकी फीस जो है हमारी 11,000 रुपए है और उसमें किसी तरह का कोई ऑफर या किसी तरह का कोई लेस नहीं होता। हम कभी ऑफर और लेस रखते भी नहीं है, न ऑनलाइन न ऑफलाइन। ऑनलाइन जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर के नाम से एप्लीकेशन है, आगे मैं आपको बताऊंगा भी। आप गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर हमारे सुपरवाइजर का कोर्स 6,000 का पहले था, अब भी 6,000 का है और एग्जाम तक भी 6,000 का ही रहने वाला है। कोई ऑफर नहीं आने वाला है किसी तरह, न होली दीपावली, एक फिक्स प्राइस रहने वाला है। हमें लगता है कि हम मेहनत करते हैं और हमारे स्टूडेंट का हमारे थ्रू सिलेक्शन होता है, तो हम इस चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अब बात बची, देखिए दूसरी जो सेकंड चीज आती है, सेकंड चीज मैं आपको बताता हूं कि जैसे पिछली बार मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब स्टार्ट किया था, जिस समय सुपरवाइजर का एग्जाम होने वाला था, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट डाली थी और उन प्लेलिस्ट में से आप क्वेश्चन देख लेना पिछले एग्जाम में कितने आए हैं। और इस बार तो बहुत सारी प्लेलिस्ट हो चुकी है ऑलरेडी, बहुत सारे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुका हूं। अगर आप बहुत ज़्यादा पुअर है या फिर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखा है, तो मेरे हिसाब से आप अगर उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ भी प्रैक्टिस कर लेते हैं यूट्यूब पे जो मैंने डाले हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएंगे, ठीक है। देखो इनमें से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं, जो पहले तैयारी कर चुके हैं या जो फॉलो कर चुके हैं उनसे आप पूछिए कि कितने क्वेश्चन वहां के डिट्टो आने वाले हैं। और इस बार भी मैं कोशिश करूंगा जब जब मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। बाकी आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी तैयारी कर सकते हैं और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी तैयारी कर सकते हैं। इस चीज से संबंधित कोई और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैंने स्क्रीन पे नंबर दे रखे हैं, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जानकारी चाहते हैं चाहे ऑफलाइन की, तो आप इन पर कॉल करके जान सकते हैं, ठीक है। अपने यहाँ पे अब ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि अपने पेपर पे डिस्कस करेंगे। 60 क्वेश्चन है और आपको पता है मैं कभी क्वेश्चन और सीधा आंसर की बात नहीं करता, मैं क्वेश्चन को बहुत आराम से तसल्ली से करवाने की कोशिश करता हूं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आ जाए, ताकि आपका गलत ना हो। तो देखो 1 to 40 तो हिंदी जीके के थे ना, आपको पता है जो सुपरवाइजर का पेपर होता है उसके फॉर्मेट क्या होता है, 15 हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, 25 जीके के होते हैं और 60 एग्रीकल्चर के। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन हिंदी जीके वाले मैं सोल्व नहीं करवा रहा हूं, जो पुराने पेपर के जीके और हिंदी के क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करवाए जाएंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे करवाए जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। बट मैं सिर्फ एग्रीकल्चर के करवाऊंगा क्योंकि मुझे एग्रीकल्चर आता है, हिंदी जीके नहीं। देखिए कम क्षेत्रफल में चावल की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त विधि है। क्षेत्रफल कम है और उसके अंदर अपने क्या है, चावल की पौध तैयार करना चाहते हैं, तो कौन सी विधि से तैयार कर सकते हैं। ए है डेपोंग विधि, बी है शुष्क क्यारी विधि, सी है गीली क्यारी विधि और डी है SRI विधि, SRI विधि, सिस्टमैटिक राइस इंटेंसिफिकेशन। तो देखिए आपने सुना होगा जो मनीला फिलीपींस यानी IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ला बोनेस फिलीपींस है ना, फिलीपींस के अंदर ये इंस्टीट्यूट है, उसने डेपोंग विधि विकसित की थी और आपने पढ़ा भी होगा ना। डेपोंग विधि से क्या होता है, 1 हेक्टर में धान की रोपाई के लिए 1 हेक्टर में धान की रोपाई के लिए 25 से 30 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है, सिर्फ 25 से 30 वर्ग मीटर स्थान की। धान में 1 हेक्टर रोपाई के लिए, धान में 1 हेक्टर रोपाई के लिए डेपोंग विधि के अंदर जो स्थान की आवश्यकता होती है वो 25 से 30 मीटर स्क्वायर होती है, ओनली 25 से 30 मीटर, ध्यान रखना यहाँ पे। और इसमें क्या है, सबसे जल्दी पौध भी तैयार हो जाती है, इसमें 11 से 14 दिन में पौध तैयार हो जाती है। और लगभग 1 मीटर स्क्वायर में अपने जो बीज दर लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर में जो लगभग आप बीज दर लेते हैं ना, वो आप कितनी लेते हैं, 3 किलो लेते हैं। तो लगभग 25 से 30 किलो मीटर स्क्वायर में कितनी बीज दर हो जाएगी, 75 से 90 किलो के आसपास बीज लगता है इसमें। और डेपोंग विधि में अपने क्या करते हैं, कोई फर्श है, मेट है, उसके ऊपर क्या करते हैं, जो चावल है वो डाल देते हैं, उसके ऊपर जूट या फिर अपने जैसे केले के पत्ते वगैरह है,
टाट पट्टियां वगैरह वो डालते हैं, उनको नम रखते हैं। तो यहां से जो नर्सरी है वो 11 से 14 दिन में स्थानांतरण के लिए तैयार हो जाती है। तो डेपोंग विधि में सबसे कम क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है नर्सरी में 1 हेक्टर पौधरोपण के लिए। कितनी आवश्यकता होती है? 25 से 30 मीटर स्क्वायर की। और इसके द्वारा पौध कितने दिन में तैयार हो जाती है? 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती है। और 1 मीटर के लिए बीज दर कितना चाहिए? 3 किलो। और 1 हेक्टर पौधरोपण के लिए नर्सरी में कितना बीज चाहिए? 75 से 90 किलो के आसपास बीज की आवश्यकता होती है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैंने आपको बता दिए। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ला बोनेंस मनीला फिलीपीन से ये विकसित की गई विधि है ना। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। वैसे और कोई जो दूसरी विधियां होती है ना, उनमें 1 हेक्टर पौधरोपण के लिए नर्सरी में 500 से 1000 वर्ग मीटर की स्थान की आवश्यकता होती है। 500 से 1000। और इसके तुलना में देखो इसमें कितना स्थान चाहिए? सिर्फ 25 से 30 वर्ग मीटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरा इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन और है, SRI विधि। SRI सिस्टेमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन विधि। देखो कम पानी में कम बीज दर के साथ अधिक उत्पादन करने की, या अधिक मतलब खेती से उत्पादन करने की, धान की खेती करने की एक विधि है सिस्टेमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन। कम बीज दर और कम पानी में अधिक उत्पादन लेने की, धान की खेती करने की एक पद्धति है सिस्टेमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन। मेडागास्कर देश से विकसित की गई है और भारत में भी मेडागास्कर से आई थी, लेकिन भारत में कामयाब नहीं हुई। इसमें बीज दर बहुत कम चाहिए, 5 किलो 1 हेक्टर के लिए बीज दर चाहिए ना। आप सोच ही नहीं सकते कि इतने कम बीज में अपने खेती कर सकते हैं क्या। तो पहला क्वेश्चन था, कम क्षेत्रफल में चावल की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त विधि है। तो उपयुक्त विधि कौन सी है? डेपोंग विधि है। ठीक है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। शुगर केन, गन्ना में प्रयुक्त शुगर शब्द किस भाषा से लिया गया है? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। कई एग्जाम में देखें इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर भी ये क्वेश्चन आया, शुगर केन गन्ना में जो शुगर शब्द है वो कहां से लिया गया है? ऑप्शन है आपके पास संस्कृत, बी है अंग्रेजी, सी है ग्रीक और डी है लैटिन। तो शुगर केन शब्द है वो संस्कृत भाषा के शब्द से बना हुआ है। ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट है। ऐसे ही एक एग्जाम में पूछा गया था, नीम शब्द है वो कौन सी भाषा का है? वो भी संस्कृत भाषा का निम्बा शब्द से बना हुआ है। और गन्ने के अंदर जो शुगर शब्द है वो भी कहां से बना? शुगर केन में शुगर शब्द है वो भी कहां से बना हुआ है? संस्कृत भाषा से बना हुआ है। तो इस दूसरे का भी राइट आंसर क्या है? ए। पहले का भी ए था, दूसरे का भी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पुस्सा जाइंट किस फसल की महत्वपूर्ण किस्म है? देखो एक चीज तो आप ध्यान रखना, जिसके आगे जाइंट लग गया, जिस किस्म में जाइंट लग गया तो वो बड़े आकार की होती है, हमेशा बड़ी किस्म होती है। और दूसरा जिसके यहां प्रीफिक्स के रूप में पुस्सा लग गया, तो पुस्सा जो किस्में होती है वो आपको पता हो तो IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से विकसित की जाती है। तो पुस्सा जाइंट है वो किस्म कौन सी फसल की है? यहां 4 फसलें दी हुई है, एक रिजका, दूसरी ज्वार, तीसरी जई और चौथा बरसीम। तो जो पुस्सा जाइंट किस्म है वो किसकी है? बरसीम की है। तो 43 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा होती है। ऑप्शन है 20% से ज्यादा, बी ऑप्शन है 10 से 20%, सी ऑप्शन है 5 से 10% और डी ऑप्शन है 5% से कम। देखो आप सिंपली जब मृदा के संगठन की बात करते हैं तो मृदा में देखो 50% क्या होता है? ठोस होता है और 50% रंध्र होता है। 50% तो रंध्र होता है और 50% ही क्या होता है? ठोस। इसमें से 45 तो क्या होता है? खनिज होता है और 5 कार्बनिक पदार्थ। औसतन जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो 5 होता है। लेकिन जिन मृदाओं के अंदर देखो ये 45 खनिज होता है। खनिज देखे हैं क्या आपने? मिट्टी में जो मिट्टी है वो अपने आप में खनिज ही होती है, ऐसे बस सोच लेना खनिज कोई स्पेशल चीज है ना। तो 45% मिट्टी में क्या होता है? खनिज होता है और 5% क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। औसत की बात है। अब देखो जिन मृदाओं के अंदर 20% से ज्यादा अगर कार्बनिक पदार्थ हो जाता है, इसका मतलब खनिज कम है, कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होता जा रहा है ना। तो जिन मृदाओं में 20% से अधिक कार्बनिक पदार्थ होता है उनको कार्बनिक मृदाएं कहते हैं या जैविक मृदाएं कहते हैं। तो 44 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? एक मिनट, जो 44 का जो राइट आंसर होगा, सॉरी मार्कस पे लगा, 44 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन। यानी जिन मृदाओं में 20% से ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होता है वो जैविक मृदाएं या कार्बनिक मृदाएं होती है।
और जिनमें 20% से कम होता है वो कौन सी होती है, फिर उनमें तो खनिज ज्यादा होता है तो वो खनिज मृदाएं होती है। जिन मृदाओं में 20% से कम कार्बनिक पदार्थ है वो खनिज मृदाएं, और 20% से ज्यादा है वो कौन सी मृदाएं होगी, आपकी कार्बनिक मृदाएं होगी। और एवरेज जो मृदाएं हैं उनमें कार्बनिक पदार्थ कितना होता है, 5। सीधा फिक्स पूछ ले तो और एवरेज पूछ ले तो कितना बताओगे, 2 से 10%। और इससे पहले जो सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया था, राजस्थान की मरुस्थलीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ कितना है। तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है वहां वनस्पति नहीं है, वनस्पति नहीं है तो जंतु भी नहीं है भाई, कार्बनिक पदार्थ आएगा कहां से। तो राजस्थान की जो मरुस्थलीय मृदाएं हैं पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की, वहां सबसे कम कार्बनिक पदार्थ है, कितना है, 0.1% से भी कम है। पूरे भारत में सबसे कम कार्बनिक पदार्थ वाली जो मृदाएं हैं वो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय मृदाएं हैं। बट यहां क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो ये था जैविक मृदाओं में जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, 20% से ज्यादा, और खनिज मृदाओं में 20% से कम, और एवरेज पूछ लेते तो 5, रेंज में पूछ लेते तो 2 से 10। और पूरे भारत में सबसे कम कार्बनिक पदार्थ वाली मृदा उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की, जिसमें कार्बनिक पदार्थ कितना होता है, 0.1% से भी कम होता है। ठीक है, ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। देखो कई स्टूडेंट क्या होता है, कई बार कमेंट करते हैं, कई बार स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर ऑप्शन पे इतना डिस्कस, सीधा आंसर बताइए। भाई किताब से पढ़ लीजिए, सीधा आंसर चाहिए आपको, है ना। तो मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का ऑब्जेक्ट क्या, और आप अपना 1 घंटा 1.5 घंटा खराब कर रहे हैं, आंसर तो सीधा आपको कहीं से भी मिल जाता। तो यहाँ पे डिस्कस करने से ही आपको फायदा होता है, एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन देने होते हैं। और कुछ स्टूडेंट तो होते ही पक्के इसी के लिए है ना, डिसलाइक करने के लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, है ना। आप बेहतर करोगे तो आपको बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे, आप बेहतर नहीं करोगे तो आपको कोई से भी लोग फॉलो नहीं करेंगे। बट वो लोग बहुत गलत हो जाते हैं, फायदा भी ले जाते हैं और डिसलाइक भी कर जाते हैं ना। तो ऐसी आदतें मत पाला करो। पॉजिटिविटी, मैंने क्या कहा था, पढ़ो, खुश होके पढ़ो। तो जब आप नेगेटिव चीजें करोगे तो कैसे पढ़ोगे, खुश कैसे रह सकते हैं। अच्छा ही करो, जिससे फायदा ले रहे हो उसको, जाहिर सी बात है जो भी यूट्यूब क्रिएटर होते हैं यूट्यूब पे, उनकी जो मेन कमाई होती है ना वो आपके लाइक्स, कमेंट्स, ये सब चीजें ही होती है। आप उनको उत्साहित करते हो, है ना। जैसे आप किसी की बड़ाई करके उसे कितने भी सारे काम करवा सकते हो, तो वो एक उत्साहित करने का तरीका होता है। मेरे साथ अप्लाई मत करना, मैं तो जितना टाइम होगा उतना ही वीडियो बना पाऊंगा ना। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देना है। राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान कहां पर है। ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है गाजियाबाद, सी ऑप्शन है इंदौर, और डी ऑप्शन है जबलपुर। देखो जो राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान है, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर जो है, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर जो है NOFC, ये तो है कहां पे, गाजियाबाद के अंदर है। और 2016 के अंदर सिक्किम में बना था NOFRI, ये अब इंपॉर्टेंट ज्यादा है, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान पूछा इसने ना। तो ये कहां पर है, ये गंगटोक सिक्किम के अंदर है, और इसकी स्थापना फरवरी 2016 में हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं भारत के अंदर पहला कार्बनिक राज्य किसको घोषित किया गया है, पहला कार्बनिक राज्य सिक्किम को घोषित किया गया है, और सिक्किम की राजधानी में ही NOFRI स्थापित किया गया। जनवरी 2016 में तो सिक्किम को पहला कार्बनिक राज्य घोषित किया जाता है, और फरवरी 2016 में वहां पर एक नई सौगात के रूप में NOFRI स्थापित कर दिया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो कौन सा था, बी ऑप्शन राइट था। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रही, जब ये क्वेश्चन आया था तब तो NOFRI स्थापित ही नहीं हुआ था, तो स्टूडेंट कंफ्यूज ही नहीं हुए थे, है ना। लेकिन अब आप हो सकते हो, तब आपको ध्यान रखना कौन सा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहा नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम विष चूहा बनाने के लिए जिंक फास्फाइड, वैसे चूहों को मारने के लिए मेनली जिंक फास्फाइड ही काम में लेते हैं। चूहा नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम विष चूहा बनाने के लिए जिंक फास्फाइड की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन है 20 ग्राम, बी ऑप्शन है 40 ग्राम, सी ऑप्शन है 125 ग्राम, डी ऑप्शन है 200 ग्राम, है ना। तो 1 किलो बनाने के लिए 20 ग्राम जो अपने जिंक सल्फाइड फास्फाइड होता है उसकी आवश्यकता होती है। 1 किलो विष चूहा बनाने के लिए, चूहे को मारने के लिए अपने 20 ग्राम जिंक फास्फाइड की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन राइट है 46 का, है ना। नेक्स्ट है 47 नंबर, सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ज्वार की उपयुक्त यानी सोरगम की उपयुक्त किस्म कौन सी है।
एसपीवी 15, एसपीवी 10, एसपीवी 17 और प्रताप जवाहर 1430। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एस नहीं, यहाँ CSV है, CSV, सॉरी मैंने एस बोल दिया, यहाँ CSV। मैं दोबारा से ऑप्शन रिपीट कर देता हूं। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ज्वार की उपयुक्त किस्म एसपीवी 15, CSV 10, CSV 17 और प्रताप जवाहर 1430। इसका राइट आंसर है CSV 17 ना, बड़ी कमाल की किस्म है, तना छेदक है और भी बहुत सारे कीटों के और रोगों के प्रति क्या होती है, ये सहनशील होती है, बढ़िया किस्म है ये, और सूखे के प्रति भी क्या है, सहनशील है। तो सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए बहुत बढ़िया किस्म मानी जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, दोबारा भी कभी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है वर्ष 2011-12 के अनुसार दलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है। देखो मैं 11-12 की बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैं अपडेट नहीं हूं, मैं तो आपको 2015 में जो पेपर हुआ था वो सोल्व करवा रहा हूं, ठीक है। 2015 में पेपर हुआ था, डेटा कब का आया है, 11-12 का, हमेशा ध्यान रहे डेटा। देखो उसकी तारीख मैंने बताई थी, तीसरे महीने में हुआ है ये। तो डेटा जो फाइनल डेटा होता है वो हमेशा 2 साल पीछे का होता है। अब जैसे मेरी बुक है तो उसमें मैंने डेटा, जैसे मैं 2 साल पीछे का फाइनल डेटा डालता हूं, तो कुछ स्टूडेंट के कई बार मैसेज आते हैं, सर आपने तो लेटेस्ट डेटा नहीं डाला, 2 साल पीछे का डाला है। अरे भाई जो लेटेस्ट होता है वो 2 साल पीछे का ही होता है, आज ही प्रोड्यूस हुआ है, आज ही मतलब इसी साल उत्पादन हुआ, इसी साल सारी की सारी कैलकुलेशन उसी साल डेटा आपके पास कैसे आता है, फाइनल डेटा आने में 2 साल लग जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें मात खा जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने भी कभी खाई थी एक बार एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो आपको नहीं खानी है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि बात बनाने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कई बार कई स्टूडेंट या कोई भी नौकरी लग जाता है तो बाद में वो क्या कहते हैं, जी हमने बहुत मेहनत की थी, हम ये करते थे, हम वो करते थे, है ना, रात में लाइट नहीं होती तो खंभों के नीचे बैठ के पढ़ते थे। ऐसा कुछ नहीं होता है, वास्तविक चीजें होती है। आप चाहे 6 घंटे 7 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते टाइम सिर्फ पढ़िए, न फोन कॉल्स, न इधर उधर की बातें, पूरे का पूरा फोकस स्टडी के अंदर होना चाहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं होती है, वो सिर्फ कहानियां होती है आधे से ज्यादा, तो ना हमने ये किया था, हमने वो किया था। अब मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे क्रिएटर कभी बोलते हैं कि हम हमारे गांव पैदल जाया करते थे, ये करते थे, वो करते थे। अरे भाई जब स्टूडेंट होते हैं, अधिकांश लोग जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो पैदल ही चलते हैं, आप क्या स्पेशली चलते थे ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, 6-7 घंटे आप रूटीन से स्टडी करिए, और स्टडी के टाइम सिर्फ स्टडी करिए। आपको पता है 6-7 घंटे रेगुलर स्टडी करना संभव नहीं होता है, 1-1, 2-2 घंटे ऐसे मतलब करते रहिए। अभी 1 घंटे पढ़े, बीच में 10 मिनट का गैप ले लिया, 1 घंटे पढ़े, फिर 10 मिनट का गैप ले लिया। आप फुल कंसंट्रेशन के साथ जब 1 घंटे भी पढ़ लेते हो तो 1 घंटे में माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी उसका बहुत ज्यादा उपयोग, फिर आपको 5-7 मिनट के रेस्ट की नीड होती है। तो वो चीजें प्रैक्टिस में लाइए, है ना। तो डेटा से संबंधित जो चीज होती है वो मैंने मात खाई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, डेटा हमेशा 2 साल पीछे का ही फाइनल डेटा होता है, ठीक है। नो डाउट मैं आपको डेटा जरूर करवाऊंगा एग्जाम होने से पहले, और वही फाइनल डेटा होगा। तो वर्ष 2011-12 के अनुसार पूछा है दलहन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो उस समय राजस्थान का 3रा स्थान था भाई, अब दूसरा स्थान है। अब करंट डेटा के हिसाब से राजस्थान का कौन सा स्थान है, 2रा, और जिस समय ये क्वेश्चन आया था उस समय 3रा स्थान। तो आप की देखेंगे तो वहां राइट 3रा होगा, बट अब उसको मत याद रखिए, वो तो गई बात है ना। तो अब आपने ये ध्यान रखना है, दलहन उत्पादन में पूरे भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, 2रा स्थान है। इस क्वेश्चन के आंसर, राइट आंसर तो देखो वहां उस समय तो सी था, उस पर मत जाइए। आज के समय में राइट क्या हो सकता है, 2रा स्थान। तो हम यहां पे बी राइट पकड़ के चलेंगे। अगर अब के डेटा की बात करें ना तो आप कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को आप देखोगे, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो फिर आप ये नहीं बोलोगे कि सुपरवाइजर का स्टैंडर्ड कम है या ज्यादा है। तो देखो क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो सकता है, जितना आपका सिलेबस है वो बड़े शानदार तरीके से आपको करना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, जैव उर्वरक मानकों के अनुसार राइजोबियम जैव उर्वरक में बैक्टीरिया के CFU की संख्या प्रति ग्राम वाहक सामग्री में कितनी होनी चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन कितना डीप है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब आप सोचो भी 11वीं-12वीं की बुक्स में या बहुत ऊपर लेवल का क्वेश्चन, ऊपर लेवल का क्वेश्चन नहीं है। अब देखो इसमें ऑप्शन दिया 1 × 103 CFU प्रति ग्राम, 1 × 105 CFU प्रति ग्राम, 1 × 107 CFU प्रति ग्राम, 1 × 109 CFU प्रति ग्राम। ये CFU क्या होता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स होती है, इसको अपने क्या बोलते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। मैं बड़े आसानी से आपको बात बताऊं कि जब आप कोई भी सॉइल सैंपल लेते हैं, यहां तो इसने क्या बोला है, ग्राम का बोला है ना। मान लो आपका सॉइल सैंपल है 1 ग्राम का, इस 1 ग्राम के अंदर कितने वायबल जीवाणु हैं, जिसके बारे में पूछे, इसने बैक्टीरिया का पूछा है तो मैं बैक्टीरिया का बताऊंगा।
कवक का पूछते तो कवक का बताता। तो जो आप सॉइल सैंपल लेते हैं 1 ग्राम, उसमें कितने वायबल, कितने जीवित जीवाणु हैं, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बोलते हैं। तो इसने यही पूछा था कि जैव उर्वरक मानकों के अनुसार राइजोबियम जैव उर्वरक में, जो राइजोबियम जैव उर्वरक होता है ना, राइजोबियम का 1 ग्राम का सैंपल लें तो उसमें बैक्टीरिया के CFU की संख्या कितनी होनी चाहिए। जब राइजोबियम कल्चर आप लेके आते हैं या राइजोबियम उर्वरक बाजार से लेके आते हैं तो उसके 1 ग्राम के अंदर जीवाणुओं की संख्या, यानी जो जीवित जीवाणु है उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, यह पूछा गया है। तो कितनी होनी चाहिए, सी ऑप्शन राइट है, 1 × 107 CFU प्रति ग्राम। CFU का मतलब मैंने बता दिया, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बोलते हैं इसको, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बोला जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया होगा, बड़ा आसान से तरीके से बताया मैंने आपको। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। नाश जीवों द्वारा होने वाले सकल फसल नुकसान में सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है। जो भी फसल को नुकसान पहुंचाए वो सब पीड़क यानी नाशजीवी। तो उनमें से सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है। ए ऑप्शन है कीटों से, बी ऑप्शन है पादप रोगों से, सी ऑप्शन है खरपतवारों से और डी ऑप्शन है अन्य से। तो किससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है, मैं आपको ज्यादा चर्चा पे नहीं छोड़ूंगा, सीधा सा क्लियर कर देता हूं। देखो मैंने यहां पे एक स्लाइड दी है, इसमें देखो आप, सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो खरपतवारों से, वहां ऑप्शन में खरपतवार भी तो था आपके, खरपतवारों से 33% नुकसान होता है। रोगों से जो नुकसान होता है वो 26% होता है, आप देख सकते हैं यहाँ डिजीज से जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 26% हो रहा है। इंसेक्ट से जो लॉस हो रहा है वो 20%, इंसेक्ट का मतलब क्या, कीट, और वो कीट जो खड़ी फसल में नुकसान करते हैं, खड़ी फसल में 20%, ठीक है। और भंडारण के दौरान कितना करते हैं, 7, दोनों मिला के कितना नुकसान करते हैं, 27। तो सबसे ज्यादा नुकसान करता है खरपतवार 33%, दूसरे नंबर पे कीट करते हैं भंडारण और खड़ी फसल दोनों के मिला के कितने, 27%। जो खेत में कुल नुकसान होता है पीड़कों से उसका 27% कीट करते हैं और 33% खरपतवार करते हैं और 26% कौन करता है, रोग करते हैं, रोगों द्वारा। चूहे होते हैं वो 6% तक कुल नुकसान का, और बाकी जो कारण है जैसे आवारा पशु वगैरह, या कई बार हमें भी मौका मिल जाता है तो भी हम फसल उजाड़ देते हैं लोगों के ना, तो वो कितना नुकसान हो जाता है, 8%। तो ये टोटल नुकसान कितना हो गया, 100%। नहीं उजाड़नी है ना, अभी अपने नहीं उजाड़ते हैं, तो 100% नुकसान हो गया टोटल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, सबसे ज्यादा नुकसान किसके द्वारा होता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान है वो किसके द्वारा होता है, खरपतवारों से होता है, आप ये देख सकते हो। मजे की बात भी है कि खरपतवारों से नुकसान तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन पीड़कों से बचाने के लिए खर्चा हम सिर्फ 3 से 4% ही करते हैं कुल खर्चे का। जो आप फसल को प्रोटेक्ट कर रहे हो ना, उस प्रोटेक्शन में सिर्फ जो खरपतवारों के लिए खर्चा कर रहे हो वो कुल खर्चे का 3 से 4% करते हो। कीटों द्वारा 27% नुकसान होता है और उससे बचने के लिए आप 70-80% तक खर्चा कर देते हैं। तो खरपतवारों पे अपने यहाँ लोग कम ध्यान देते हैं, लेकिन नुकसान बहुत होता है, दिखता नहीं है इतना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, चने की उत्पत्ति स्थल, चने का उत्पत्ति स्थल पूछा है भाई। एक ऑप्शन तो है यहाँ दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी एशिया, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी मेडिटेरियन रीजन और डी ऑप्शन है यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका। तो चने का उत्पत्ति स्थल पूछा है यहाँ पे, तो चने का उत्पत्ति स्थल जो है वो भाई दक्षिणी पश्चिमी एशिया है। अब कई बोलेंगे जी हमने अफगानिस्तान पढ़ा है, अफगानिस्तान इसी क्षेत्र में आता है। तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया, या फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये इसकी जगह अफगानिस्तान भी दिया हुआ हो सकता था। ए ऑप्शन राइट है इस क्वेश्चन के हिसाब से, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, इसके साथ साथ अफगानिस्तान भी आप याद रखिए ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने। अगला क्वेश्चन है अपना देखिए सामान्य, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का भाई, ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है। क्वेश्चन क्या था, सामान्यतः माइक्रो जल ग्रहण का क्षेत्रफल होता है। जो जल ग्रहण होता है ना, वाटर शेड जिसको अपने बोलते हैं ना, तो वाटर शेड का क्षेत्र पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ ऑप्शन है पहला 50,000 से 2 लाख हेक्टेयर, दूसरा ऑप्शन है 10,000 से 50,000 हेक्टेयर, तीसरा ऑप्शन है 1000 से 10,000 हेक्टेयर और चौथा ऑप्शन है 100 से 1000 हेक्टेयर का। तो माइक्रो जल ग्रहण क्षेत्र किसको बोला जाएगा इनमें से, देखो यहां पे मैंने कुछ समझाने के लिए आपको ये टेबल दे रखी है, मेरे हिसाब से आप यहां से समझ जाओगे। देखो मिनी जल ग्रहण, मिनी वाटर शेड, मिनी जल ग्रहण वो होता है जिसका क्षेत्र 10 से 100 हेक्टेयर होता है। माइक्रो जो वाटर शेड होता है, जल ग्रहण होता है जिसका क्षेत्र 100 से 1000 हेक्टेयर होता है। मिनी वाटर शेड वो होता है जिसका क्षेत्र 1000 से 10,000 हेक्टेयर होता है।
सब वाटर शेड वो होता है जिसका क्षेत्र 10,000 से 50,000 होता है, और वाटर शेड वो होता है जिसका क्षेत्र 50,000 से 2 लाख होता है। देखो इसने क्या पूछा है, माइक्रो, और माइक्रो वाला कितना होता है, 100 से 1000 वाला होता है। तो 100 से 1000 वाला यहां पे ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है, 100 से 1000 वाला जी डी ऑप्शन हमें दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा था, डी ऑप्शन राइट था। अब देखो जल ग्रहण या जो वाटर शेड होता है, जल ग्रहण क्षेत्र या वाटर शेड, में आपको ज्यादा डिटेल से नहीं बता सकता, अभी अपने को इतना टाइम नहीं होता जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाते हैं। मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या का सही क्रम है, बड़ा लाजवाब सा क्वेश्चन है, बड़ा शानदार है। देखो आने के फिर चांसेस है, नहीं आए तो भी बहुत मजेदार क्वेश्चन, नॉलेज के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या का सही क्रम होता है। देखो ये क्रम आप पढ़ लीजिए, इसमें से आंसर दीजिए, मैं आपको सीधा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो भारतीय ऋषि जो पराशर थे, उन्होंने बहुत पहले बोल दिया था जंतु नामा जीवनम कृषि, यानी इस कृषि का जो आधार है वो कौन है, इस मिट्टी में पाए जाने वाले जीव ही है ना। तो मिट्टी में सबसे ज्यादा आपने सुने होंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, विनाइट्रीकरण करने वाले, फास्फोरस को घोलने वाले, और जो सूक्ष्म जीव है उनके घोलक, पादपवर्धी नियंत्रकों को उपलब्ध करवाने वाले जीवाणु, है ना। तो जीवाणु शब्द सबसे ज्यादा सुनते हैं मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी में सबसे ज्यादा जीवाणु होते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा मैं बात करूं, दूसरे नंबर पे जैसे मैं बात करूं तो होते हैं एक्टिनोमाइस्टिस। देखो मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए, फास्फोरस को घोलने के लिए, सूक्ष्म पोषक तत्वों को घोलने के लिए, पादपवर्धी नियंत्रकों को उपलब्ध करवाने के लिए, और जो कार्बनिक पदार्थ है उनको सड़ाने गलाने के लिए बहुत सारे जीवाणु होते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में जीवाणु होते हैं। दूसरे नंबर पे एक्टिनोमाइस्टिस होते हैं जो कार्बनिक पदार्थ को सड़ाने गलाने का काम करते हैं, उसको सड़ा गला के अमोनिया में बदल देते हैं, जिसको अमोनीकरण भी कहते हैं, और भी काम होते हैं इनके। तो दूसरे नंबर पे एक्टिनोमाइस्टिस होते हैं। तीसरे नंबर पे फंफूद होते हैं, कवक होते हैं, जैसे फास्फोरस घोलक कवक है, या और भी कोई कई कवक अपने को देखने को मिल जाते हैं। तो मिट्टी में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होता है, दूसरे नंबर पे एक्टिनोमाइस्टिस होता है, तीसरे पे फंफूद होता है। अब जो बच गए वो, तो इस क्वेश्चन का जो राइट क्रम था वो कौन सा था, सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, ये आपके नॉलेज को भी बढ़ाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन आ भी सकता है, दोबारा भी आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, परीक्षण के लिए मृदा नमूने में मृदा कणों का आकार होना चाहिए। परीक्षण के लिए मृदा नमूने में मृदा कणों का आकार होना चाहिए। ए ऑप्शन है 2 मिलीमीटर से कम, बी ऑप्शन है 0.02 मिलीमीटर से कम, सी ऑप्शन है 0.2 मिलीमीटर से कम, डी ऑप्शन है 2 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर। क्वेश्चन क्या है, परीक्षण के लिए मृदा नमूने में मृदा कणों का आकार होना चाहिए। और मैं कहता हूं इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए अपने पेंजे में दिमाग होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन सबको आता है, बट इस क्वेश्चन को सोचते नहीं है। देखो स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन होता है 2 घंटे 100 क्वेश्चन, बहुत टाइम है ना, 4 बार पेपर सोल्व कर दोगे आप, इतना टाइम है। जिस क्वेश्चन पे अटक जाते हो उस पे दिमाग लगाया करो। हमने पीछे पढ़े होंगे, है ना, मिट्टी के कणों का आकार, तो आप पढ़ते हैं कली का आकार जो होता है वो 0.002 से कम होता है, पढ़ा है सभी ने मेरे हिसाब से, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आप पढ़ते हो सिल्ट, सिल्ट के कणों का आकार होता है 0.002 से लेकर 0.02 mm तक का होता है, ठीक है। यहां mm नहीं लिखा भाई, ये mm में होता है, ठीक है, मिलीमीटर के अंदर होता है। अब जो बचे बालू, बालू के अंदर जो मिट्टी के कणों का आकार होता है वो 0.02 से लेकर 2 mm तक होता है। अब कहने का मतलब मिट्टी कौन सी है जिसका आकार 2 mm से कम होगा, उसको अपने क्या बोलेंगे, मृदा बोलेंगे, जाहिर सी बात है। और 2 mm से बड़े साइज के हैं वो कंकड़ पत्थर है। तो जब मृदा नमूना लोगे उसमें कंकड़ पत्थरों का क्या करोगे, मृदा का ही तो काम है, तो मृदा तो 2 mm से छोटी। देखो सबसे बड़ा साइज हमने क्या लिखा है, 2 mm लिखा है। बालू जो है उसका अधिकतम जो बड़ा कण हो सकता है वो 2 mm का, बाकी तो सब इनसे छोटे ही होने वाले हैं। तो जब भी आप मृदा नमूने की जांच लेंगे तो छलनी से छानेंगे उसको, 2 mm के मेस लगे होंगे, उसमें छलनी लगी होगी, तो 2 mm से नीचे जो निकल जाएगी वो मिट्टी है, उसके छलनी में ऊपर आ गया वो कंकड़ पत्थर है। मृदा नमूने में कंकड़ पत्थर का क्या काम, काम तो मिट्टी का ही है। तो 2 मिलीमीटर से जो कम आकार के कण होते हैं उन्हें मृदा नमूने में काम में लिया जाता है, यानी सारी मिट्टी को ही काम में लेंगे ना। मृदा नमूने की जब जांच करते हैं तब ऐसा नहीं करते अकेले क्ले की करते हैं, अकेले सिल्ट की करते हैं, अकेले बालू की करते हैं, तीनों मिलकर ही तो मृदा बनाती है। और जो कंकड़ पत्थर है उनको हम मृदा में रखते ही नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो अपने दिमाग से दोगे, वो तो आपको पता है पहले से कहानी भी, हाँ मिट्टी के कणों का ये आकार होता है। तो आंसर अपने दिमाग से, कुछ चीजों के अंदर आपको दिमाग लगाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है,
केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है? केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये पूछा गया यहां पे। ए ऑप्शन है सोलापुर, बी ऑप्शन है कालाहाड़ी, हालांकि हिंदी में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ अगर इंग्लिश में दे दिया जाए तो आप बहुत जल्दी समझते हैं। उसके अलावा हैदराबाद, और डी ऑप्शन है बारामती। केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान है ना, तो केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर है? हैदराबाद के अंदर है, ठीक है। और जो काजरी है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, वो कहां पर है? वो अपने जोधपुर के अंदर है। इसने केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान पूछा है तो वो कहां पर है? हैदराबाद। और यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट ने रिट वगैरह लगाने की भी कोशिश की थी, लेकिन फाइनली क्या माना गया था? हैदराबाद। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है एक उसके अलावा इंस्टीट्यूट आप तो पढ़ते ही हैं, क्रीडा, तो हैदराबाद के अंदर आपने बहुत बार पूछा है, सॉरी बहुत बार पढ़ा भी होगा, क्रीडा है वो हैदराबाद के अंदर ही है। नेक्स्ट है कपास में बोलवर्म नियंत्रण के लिए फेरोमोन परपंच बीज अंकुरण के कितने दिन बाद प्रयोग करते हैं? फेरोमोन ट्रैप, इनमें खुशबू आती है जो कीटों को मतलब क्या होती है? अपनी ओर आकर्षित करती है और उनको मार देती है ना, तो उनको फेरोमोन ट्रैप्स बोलते हैं। बढ़िया चीज है, इसके लिए आपको रसायन नहीं डालना पड़ेगा, एक सस्ता मेथड भी है, वातावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। तो ये फेरोमोन ट्रैप कब यूज करने चाहिए? तो देखो बुआई के इसने पूछा है अंकुरण के कितने दिन बाद प्रयोग करना चाहिए। ए ऑप्शन है 75 दिन बाद, बी ऑप्शन है 21 दिन बाद, सी ऑप्शन है 55 दिन बाद, और डी ऑप्शन है 90 दिन बाद। देखो वैसे तो आपको 21 दिन से लेकर 30 दिन के बाद आपको यूज करना चाहिए, तो मिनिमम कितने दिन बाद आपको यूज कर सकते हो आप? 21 दिन बाद यूज करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। 56 नंबर का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 21 दिन बाद। और इन फेरोमोन ट्रैप्स को है ना 45 दिन में बदल लेना चाहिए, तो प्रभावी रूप से नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। बोलवर्म के नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो क्वेश्चन है, 1 किलो सोयाबीन कितना सोया दूध तैयार किया जाता है? देखो 1 किलो सोयाबीन से कितना अपने सोया दूध तैयार किया जा सकता है? ए ऑप्शन है 1 से 2 किलो, बी ऑप्शन है 30 से 40 किलो, सी ऑप्शन है 10 से 12 किलो, और डी ऑप्शन है 6 से 8 किलो। 1 किलो से वैसे एवरेज जो होता है 1 किलो सोयाबीन से 7.5 किलो सोया मिल्क तैयार किया जाता है। कितना किया जाता है? 7.5 किलो किया जाता है। तो यहाँ 7.5 किलो के इर्द गिर्द जो ऑप्शन है वो अपना कौन सा है? 6 से 8 किलो। तो यहाँ इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। समझ गए आप? और वैसे 1 किलो सोया मिल्क से 1 किलो सोया मिल्क से 200 ग्राम सोया पनीर भी तैयार किया जाता है। 1 किलो सोया मिल्क से 200 ग्राम सोया पनीर तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं, देखो डेटा से एक और क्वेश्चन आया है। वर्ष 2011-12 के अनुसार तिलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान था। तो उस समय भी द्वितीय स्थान था और आज भी द्वितीय स्थान है। बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। उस समय भी द्वितीय स्थान था और आज भी कौन सा स्थान है? द्वितीय। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट अपने चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। कृषि जलवायु क्षेत्र में पौध वृद्धि काल, पौधे का वृद्धि काल कितना है कि उपयुक्त गणना के लिए वर्षा तथा अधिकतम वाष्पोत्सर्जन है ना के अलावा अन्य कौन सा मुख्य कारक है वो अपने काम में लेते हैं? ए ऑप्शन वनस्पति जी नहीं लेते, बी ऑप्शन तापमान, इसको भी नहीं लेते, सी है मृदा गहराई, और डी है मृदा में नमी भंडारण क्षमता। तो देखो ये जो तीसरा फैक्टर जो मुख्य है वो कौन सा है? मृदा में नमी भंडारण क्षमता को काम में लेते हैं। कृषि सस्य जलवायु क्षेत्र में पौध वृद्धि काल की उपयुक्त गणना करने के लिए एक तो अपने क्या काम में लेते हैं? एक तो अपने लेते हैं वर्षा, और दूसरा अधिकतम वाष्पोत्सर्जन, और तीसरा मृदा में नमी भंडारण की क्षमता को काम में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। मृदा में गैसीय जल किस वायु दाब पर होता है? पीछे मैंने आपको सॉइल साइंस के क्वेश्चन करवाए थे, सारे क्वेश्चन करवा दिए, उनसे बाहर क्वेश्चन आपका जाए, जिस टॉपिक के आपको मैंने इन दिनों क्वेश्चन करवाए हैं उससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन निकल जाए तो आप मेरे को बता देना कि ये क्वेश्चन बाहर निकल गया। आप मैच भी कर लो, चाहे पुराने पेपर चाहे कोई सा भी नया पेपर भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ वही क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है। मृदा में गैसीय जल किस वायु दाब पर होता है? तो गैसीय जल जो होता है वो -31 से लेकर -1/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक होता है। तो इसमें देख लो आप कहां ऑप्शन आपका सेट बैठ रहा है। तो -31 से -1/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां इसने माइनस निशान नहीं लगाया, लेकिन कोई बात नहीं।
तो देखिए यहाँ पे जो 1/3 है, अगर आप उसको सोल्व करके लिखते हो तो कितना लिखते हो, 0.33 लिखते हो। तो ये देख लीजिए 0.33 से 31 एटमॉस्फेयर, सी ऑप्शन राइट होगा। यही जल पौधों के लिए उपलब्ध होता है। हालांकि ये भौतिक वर्गीकरण का सवाल है। अब ज्यादा डिटेल समझना चाहते हो तो मर्दा के मैंने 230-40 क्वेश्चन है वो अपलोड कर रखे हैं 3-4 वीडियो में, उससे कोई सा भी पेपर मिला लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा उसका, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल से ये समझा रखा है। तो मर्दा में गैसीय जल जो होता है वो 0.33 से 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला क्वेश्चन है आम की बीज रहित किस्म कहलाती है। आप अच्छी तरह जानते होंगे, ऑप्शन है नीलम, हाफूज, मलिका और सिंधु, ठीक है। तो सिंधु जो है वो बीज रहित किस्म है। ये संकरण किसका है, रत्ना इंटू अल्फांजो। रत्ना इंटू अल्फांजो के संकरण से कौन सी बनी, सिंधु बनी। तो क्रॉस याद रखना है तो भी रख सकते हो, RAS है ना, शॉर्ट ट्रिक में आप RAS के हिसाब से भी रख सकते हो। मैंने बताया था हमारा जो ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर के नाम से है, गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी वेबसाइट भी है, उस पर भी विजिट कर सकते हैं। कृषि प्रवेशक का कोर्स इस पर अवेलेबल है जिसकी कॉस्ट है वो 6000 रुपीज है, ठीक है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, PDF, टेस्ट, क्विज, MCQ और जो हार्ड कॉपी होती है बुक्स है वो आपके पते पर आपके घर पे भी जाते हैं। ये टोटल पैकेज 6000 का रहता है। और ऑफलाइन के लिए मैंने बताया था श्री गंगानगर राजस्थान में हमारा ऑफलाइन संस्थान है, यहां पर भी आके आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे पूछते भी रहते हैं कि हम यहां से हैं, यूपी से हैं, कोई MP से हैं या राजस्थान के किसी दूर दराज जिले से हैं, हम आ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। हॉस्टल की भी प्रॉपर व्यवस्था है और क्लासेस में आपके लिए स्वागत है, ठीक है, आप आ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और हम इस बात के लिए कमिटेड होंगे कि आपको हम एक बेहतरीन परिणाम दें और आपके एक अच्छे परिणाम के साथ हमारा एक नया रिश्ता स्थापित हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने यहाँ पे 61 क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन। नींबू में सिट्रस कैंकर है ना, जिसको सिट्रस नींबू वर्गीय फलों का कैंसर भी कहते हैं, रोग का कारण है। तो इसका जो कारण है, ए ऑप्शन दिया है जेंथोमोनास सिट्राई जीवाणु, यही कारण है जी, जेंथोमोनास सिट्राई है। और जो देसी नींबू होता है या जिसको अपने खट्टा नींबू या एसिड लाइम बोल देते हैं, उसमें यह सबसे खतरनाक रोग होता है। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। फल मक्खी किसका प्रमुख हानिकारक कीट है? ए ऑप्शन है पपीता, बी ऑप्शन है बेर, सी ऑप्शन है खजूर, डी ऑप्शन है फालसा। बेर खाते हैं उसमें बहुत बार लटें निकलती है, वो फल मक्खी का ही लार्वा होता है। तो बेर का जो खतरनाक है वो कीट कौन सा है? फल मक्खी। तो फल मक्खी किसका खतरनाक कीट है? यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। उसके बाद अगर हम बात करें आम के निर्यात की, तो आम के निर्यात के लिए भी फल मक्खी बहुत ही खतरनाक कीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आम ऑप्शन में नहीं है, तो बेरी ऑप्शन में है। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन। अनार की फरवरी मार्च में पुष्पन को कहा जाता है? ए ऑप्शन है मृग बहार, बी ऑप्शन है हस्त बहार, सी ऑप्शन है अंबे बहार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। साल में 3 बार पुष्पन आते हैं तो उनको बहार आना बोलते हैं। जिसमें पुष्पन आम के साथ आते हैं वो अंबे बहार होती है, और आम में पुष्पन फरवरी मार्च में आता है। तो इसने यही पूछा था, अनार में जो फरवरी मार्च में पुष्पन आता है उसको कौन सी बहार बोलते हैं? जी अंबे बहार बोलते हैं। आम के साथ ही पुष्पन आते हैं, आम में भी यही पुष्पन आते हैं। आम के पुष्पन याद है तो अंबे बहार याद है, बट नहीं याद है तो अंबे बहार से आम का पुष्पन भी याद रख लीजिए। कहीं ना कहीं तो एक क्वेश्चन का फायदा हो रहा है। हस्त अस्त यानी सूर्य अस्त खत्म हो रहा है, साल अस्त साल खत्म हो रहा है, और साल के अंत में जो बहार आती है उसको हम कौन सी बहार बोलते हैं? हस्त बहार बोलते हैं। जिसमें अक्टूबर नवंबर में पुष्पन आते हैं, साल का अंत ही तो है अक्टूबर नवंबर, तो हस्त बहार साल के अंत में जो आती है अक्टूबर नवंबर। बची कौन सी? मृग बहार, तो वो साल के बीच में आती है जी। ये ग्रीष्म ऋतु की बहार हो गई, ये सर्द ऋतु की होगी। बची कौन सी? वर्षा ऋतु की। जो वर्षा ऋतु की है वो मृग बहार है। वर्षा में घास बहुत होता है और घास को मृग खा के खुश बहुत होता है, तो वर्षा ऋतु में आती है वो बहार कौन सी होती है? मृग बहार होती है। बट क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। क्वेश्चन क्या पूछा है? अनार के फरवरी मार्च के पुष्पन को कहा जाता है? तो फरवरी मार्च के पुष्पन को अंबे बहार कहा जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन। बागवानी के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था? ए ऑप्शन है 2005-06, बी ऑप्शन है 2007-08, सी ऑप्शन है 2008-09 और डी ऑप्शन है 2009-10। तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत
अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर जगह अपने को पढ़ने को मिल जाता है। ए ऑप्शन राइट है। जो हॉर्टिकल्चर मिशन है यानी बागवानी के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन है वो 2005-6 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, कैंडी में शक्कर की मात्रा होती है। कैंडी में शक्कर की मात्रा यानी चीनी की मात्रा, ए ऑप्शन 60%, बी ऑप्शन 65%, सी ऑप्शन 70% और डी ऑप्शन 75%। देखो आजकल तो ये क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि जब कोई एक बार गलती कर देता है या एक बार कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो उससे संबंधित जो भी लिटरेचर होता है वो किताबों में छप जाता है ना, फिर दिक्कत नहीं आती। बट उस समय बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे ना। तो क्या था कि जैसे 12वीं की किताब थी या कुछ गाइडें थी, उनमें लिखा था कि जो मुरब्बा होता है उसका जो टीएसएस होता है वो 70 डिग्री ब्रिक्स होता है। वास्तव में 70 ही होता है मुरब्बे का, इसमें गलत नहीं लिखा था। उन्होंने ये लाइन लिख दी। बाद में उसी टॉपिक में कैंडी आता है तो उसमें लिखा था कैंडी भी एक मुरब्बा है, ये सूखा मुरब्बा होता है। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि सूखा मुरब्बा ही होता है कैंडी। बट अब स्टूडेंट ने सोचा मुरब्बा है तो इसका जो टीएसएस होगा वो कितना होगा, 70 डिग्री ब्रिक्स। जी नहीं, आपको पता है मुरब्बा किसे कहते हैं, जो चाशनी में फल परिरक्षित किए जाते हैं और चाशनी में पड़े रहते हैं। कैंडी किसे कहते हैं, जब मुरब्बा बन जाता है तो उसको रख के सुखा लिया जाता है। सुखा लेंगे तो वो कैंडी है, जब सुखा लिया तो पानी कम हो गया, इसका मतलब चीनी की सांद्रता और बड़ी है। तो जो राइट आंसर क्या होगा फिर, चीनी की देखो चीनी की जो सांद्रता है वो इंक्रीज तो हुई है ना, तो जो कैंडी होती है उसमें जो टीएसएस होता है वो 75 से 80 कई बार 85 डिग्री ब्रिक्स तक होता है। तो यहां तो मैक्सिमम कितना दिया हुआ था, 75% दिया हुआ था, तो 75 ही राइट है। कैंडी के अंदर कम से कम टीएसएस 75 डिग्री ब्रिक्स होना ही चाहिए। तो यहां राइट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। और कैंडी को सूखा मुरब्बा कहते हैं। आपको ही पता है, आपने सबसे ज्यादा कैंडी कौन सी खाई है। कई बार मैं, भाई आपने कैंडी खाई है या नहीं खाई, कई तो सोचते हैं खाई या नहीं खाई। फिर आजकल वो चलती है पता नहीं जस्ट जेली XYZ जो भी जेली है, 1-1 2-2 रुपए की जो टॉफी चलती है, बोले हाँ वो खाई है। अरे जी आपने जो सबसे ज्यादा खाई है वो क्यों नहीं बताते। आपने सबसे ज्यादा जिसको आगरे का पेठा बोलते हो वो खाया है। तो वो आगरे का पेठा है, वो क्या है, एक कैंडी है। उसका नाम ही हर जगह आगरे का पेठा, क्योंकि आगरे का मशहूर है और एस गार्ड यानी पेठे से बनता है वो, तो वो इसलिए उसका नाम ही पेठा पड़ गया। तो आपने सबसे ज्यादा तो वो खाया आगरे का पेठा, वो भी तो कैंडी है। तो कैंडी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल होता है वो कौन सा होता है, पेठा। और मुरब्बा बनाने के लिए आप जानते ही हैं आंवला ही सबसे बेस्ट होता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट था 66 नंबर का। 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें तो हिसार ललित किस्म किसकी है, हिसार अरुण है ना, हिसार ललित, ये काफी फेमस किस्में है। ये किसकी है, तो ए ऑप्शन है टमाटर की, बी ऑप्शन है मिर्च की, सी ऑप्शन है बैंगन की, डी ऑप्शन है खीरा की। जी हिसार ललित है वो टमाटर की किस्म है। ए ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर है। राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ए ऑप्शन है डिंडोन जयपुर, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है कोटा और डी ऑप्शन है झालावाड़। तो देखो अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उत्कृष्टता जांच केंद्र जो है वो डिंडोन जयपुर के अंदर है। ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। उसके अलावा देखो राजस्थान में बहुत सारे जो अब स्थापित कर दिए गए उत्कृष्टता जो केंद्र सेंटर ऑफ जो एक्सीलेंस है, अगर आपको नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। जितने जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, घबराइए मत। इंग्लिश है तो क्या है, सिंपल सा नाम लिखा है, देखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिट्रस, इतना तो जानते हो, सिट्रस नींबू वर्गीय को बोलते हैं जी, ये नानता कोटा के अंदर है। तो पढ़ने में बहुत आसान है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़े काम की चीज है आपके, ठीक है। और इनमें से एक आधा क्वेश्चन आपका पक्का आ ही जाता है, आए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत बनती है इस तरह के क्वेश्चन, और इसमें से एक आधा हो सकता है आपका स्वागत कर रहा हो अगले एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ तो देखो ये ठीक है। देखो ये पेपर बड़ा शानदार था जो 2015 में कंडक्ट करवाया था, मुझे तो बहुत पसंद आया ये पेपर, है ना। तो मैंने उस टाइम तो नहीं देखा था 2015 के समय, लेकिन अब देखा तो मुझे बहुत अच्छा पेपर, पिछले से भी बहुत अच्छा पेपर लगा, शानदार पेपर है। नेक्स्ट है 69 नंबर, गाजर की एशियाई किस्मों में अधिक पाया जाता है। देखो आपने गाजर देखी होगी, एक तो जैसे जनरली क्या होती है, ऐसे लंबी गाजर होती है और पूरे लाल से रंग की होती है, और दूसरी होती है वो थोड़ी छोटे रंग की, छोटे रंग की क्या, छोटे साइज की होती है, और थोड़ा सा जो कलर होता है वो पीलापन लिए होता है ना, केसरी सा रंग होता है। जो बड़ी होती है वो एशियाटिक होती है और छोटी होती है वो यूरोपियन होती है।
बड़ी होती है एशियाटिक को हम उष्ण जलवायु की भी बोल देते हैं, और जो यूरोपियन होती है हम उसको शीतोष्ण जलवायु की। तो आपने देखा होगा जो छोटी होती है वो पीले से रंग की होती है, बड़ी वाली लाल रंग की जिसका अपने जूस ज्यादा पीते हैं। और लाल रंग आपको पता है किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण। तो गाजर की एशियाई किस्मों में क्या ज्यादा होगा, एंथोसाइनिन ज्यादा होगा। वहीं पे अगर मैं पूछ लेता कि यूरोपियन किस्मों में ज्यादा क्या होता है, तब आप बताते कैरोटीन, क्योंकि उसका रंग कैसा है, पीला। कैरोटीन बोले तो विटामिन है। तो जो छोटी होती है ना गाजर, पीले से रंग की होती है, जिसके अपने जूस ज्यादा नहीं पसंद करते हैं जिसका, तो वो शीतोष्ण जलवायु के यूरोपियन किस्में, उनमें कैरोटीन ज्यादा होता है। और जो एशियाटिक किस्में होती है उनमें कौन सा, एंथोसाइनिन कंटेंट ज्यादा होता है। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है ना। एंथोसाइनिन पिगमेंट एशियन किस्मों, उष्ण जलवायु में या अपने जो ज्यादा होती है उसमें एंथोसाइनिन होता है। और जो छोटी किस्में हैं जो होती ठंड के अंदर ही है, तो उनको यूरोपियन या शीतोष्ण जलवायु किस्में बोलते हैं, उनमें कैरोटीन या विटामिन ए कंटेंट होता है, वो ज्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पुस्सा यम दागिनी किस्म। पुस्सा यम दागिनी किस्म है, ए ऑप्शन है मूली की, बी ऑप्शन है गाजर की, सी ऑप्शन है सलजम की, और डी ऑप्शन है टमाटर की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म है ना, कई बार पूछ ली जाती है। ये गाजर की है। देखो इस पेपर में 2 क्वेश्चन लगातार किससे आगे, गाजर से आगे। तो किसी क्रॉप का कोई पता नहीं है भी किस क्रॉप से कौन सा क्वेश्चन पड़ जाए। गाजर और मटर ऐसी फसलें बिल्कुल छोटी छोटी है और इनसे क्वेश्चन आते हैं। कभी पूछ लेते हैं डिब्बाबंदी के लिए गाजर की उपयुक्त किस्म कौन सी है, कभी पूछ लेते हैं एशियाटिक कौन सी है, कभी पूछ लेते हैं शीतोष्ण कौन सी है, कभी पूछ लेते हैं चंटनी किसकी। इस तरह से गाजर से क्वेश्चन आता है। गाजर बड़ी इंपॉर्टेंट। देखो सब्जियों में मैं 2 आपको इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, सॉरी 3 इंपॉर्टेंट क्रॉप बताऊं जिनसे ज्यादातर सवाल आते हैं। आप कोई से भी पेपर में देख लेना। एक तो कोल क्रॉप्स, गोभी वर्गीय सब्जियां, ठीक है। और दूसरी जो है वो कौन सी है, गाजर। और तीसरे नंबर पे मैं बताऊं मटर, और चौथे नंबर पे टमाटर। हालांकि टमाटर बहुत बड़ी फसल है लेकिन क्वेश्चन कभी कभी आता है टमाटर से, है ना। लेकिन सुपरवाइजर के हर एग्जाम में लगातार आ रहा है। तो इन 4 फसलों को तो ढंग से पढ़ लेना, टमाटर, गोभी वर्गीय, और उसके अलावा गाजर, और उसके अलावा मटर। उसके बाद अगली कोई आप देखोगे तो अगली कौन सी होगी, पालक, और उससे अगली कौन सी होगी, कद्दू वर्गीय। इन 6 फसलों में तो क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्के ही पक्के हैं। 2-3 क्वेश्चन तो कोई नहीं रोकेगा इन 6 फसलों में से। तो ये 6 फसलें तो आपको बहुत अच्छे से याद। दोबारा बता देता हूं, गोभी वर्गीय सब्जी, गाजर, उसके अलावा मटर, उसके अलावा टमाटर, उसके अलावा पालक और कद्दू वर्गीय सब्जियां। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर पुस्सा यम दागिनी किस्म है वो गाजर की है। नेक्स्ट है अवलेह में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा होती है। अवलेह जेली को बोलते हैं और जेम को फलपाक बोलते हैं, ठीक है। तो अवलेह में पूछा है, आप जेली का टीएसएस तो बहुत बढ़िया तरीके से जानते होंगे, 65% होता है। तो 71 का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौकी में नर फूलों को अधिक उद्भव, लौकी में नर फूलों के अधिक उद्भव का कारण है। देखो आगे ना कद्दू वर्गीय सब्जियों का भी, पिछले में भी उठा के देख लो आप, शायद मेरे हिसाब से 2018 वाले में ये आया था कि पादपवर्धी नियंत्रकों का उपयोग कौन सी अवस्था पर करते हैं, 2 से 3 पत्ती की अवस्था पर करते हैं। और आता भी ज्यादातर लैंगिकता से संबंधित है। ज्यादातर आता है वो भी किससे संबंधित आता है, लैंगिकता से। क्योंकि जो कद्दू वर्गीय वो द्विलिंगी स्वभाव के, यानी नर व मादा पुष्प एक ही बेल पे अलग अलग जगह, तो नर पुष्प ज्यादा आ जाते हैं तो मादा पुष्प कम रह जाते हैं। तो मादा पुष्प प्रेरित करने के लिए भी पादपवर्धी नियंत्रक देते हो, और अगर मादा पुष्प ज्यादा आ गए तो नर कम रहेंगे, डोनर कम रहेंगे, तो नर पुष्पों को प्रेरित करने के लिए वर्धी नियंत्रक देते हैं। ऐसे ही कुछ संबंधित क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। मतलब जो कद्दू वर्गीय सब्जियां है ना, उनके लैंगिकता से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं। यहां भी देखो लौकी में नर फूलों, देखो मैं यहाँ साथ साथ में पेपर का एनालिसिस भी बता रहा हूं आपको, कौन सा आपका एरिया इंपॉर्टेंट होता है। लौकी में नर फूलों के अधिक उद्भव का कारण है, ए ऑप्शन है उच्च तापमान एवं अधिक नत्रजन, बी ऑप्शन है निम्न तापमान व अधिक नत्रजन, सी ऑप्शन है उच्च तापमान व अधिक फास्फोरस, डी ऑप्शन है उच्च तापमान व अधिक पोटास। बाकी नीचे वाले 2 ऑप्शन तो क्वेश्चन को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, आंसर आपको यहीं से ढूंढना था ना, इन दोनों से। देखो ज्यादा तापमान और अधिक नाइट्रोजन नर पुष्पों को प्रेरित करती है, कम तापमान और कम नाइट्रोजन मादा पुष्पों को प्रेरित करता है। तो इसने नर का पूछा है, तो नर के लिए क्या होगा, उच्च तापमान व अधिक नत्रजन की अवस्था में नर पुष्प है वो ज्यादा आते हैं। तो 72 का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए उपयोगी।
रसायन है। यानी पौधशाला क्या, कोई सी भी जगह आप चाहे बाग लगा रहे हैं, खेत में, मिट्टी को निर्जीवीकृत करने के लिए या शोधन करने के लिए कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? ए ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड और डी ऑप्शन है इनमें से कोई सा नहीं। आपको ही पता है मिट्टी को निर्जीवीकृत करने के लिए, रासायनिक विधि से निर्जीवीकृत करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड काम में लेते हैं। और 1 हेक्टर के लिए कितनी मात्रा काम में ली जाती है इसकी? 25 किलो यानी पर हेक्टर के हिसाब से। फॉर्मल्डिहाइड काम में भी कितना लेते हैं? 25 किलो प्रति हेक्टर की दर से काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, इनमें से वी जातीय चुनिए। भाई इनमें से कौन सा जाति से बाहर है, कौन से समूह का नहीं है? ए ऑप्शन है केसर, बी ऑप्शन है फजली, ये आम की किस्म है केसर, फजली भी आम की है, दशहरी भी आम की, इनकी तो जात एक ही है, हलावी ये खजूर की किस्म है भी, ये जात से बाहर है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। इसने पूछा निम्न में से वी जाती है तो कौन सा राइट होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बहुत आसान है। 75 नंबर क्वेश्चन है आम की किस किस्म में उत्तक विकृति अधिक पाई जाती है? बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। देखो आम के कौन सी किस्म के अंदर क्या पूछा इसने, उत्तक से जो विकृति है वो सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? तो ए ऑप्शन है दशहरी के अंदर, बी ऑप्शन है अल्फांजो के अंदर, सी ऑप्शन है केसर के अंदर और डी ऑप्शन है आम्रपाली में। तो देखो जो स्पॉन्जी टिश्यू है, इंग्लिश में स्पॉन्जी टिश्यू बोलते हैं उत्तक विकृति को, तो स्पॉन्जी टिश्यू की सबसे ज्यादा जो समस्या है वो किसमें होती है? अल्फांजो के अंदर, तो बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे अल्फांजो में। निर्यात के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है? अल्फांजो। प्रोसेसिंग भी सबसे ज्यादा अल्फांजो की, और उत्तक की समस्या या स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या सबसे ज्यादा अल्फांजो में ही होती है। और अगर इसमें स्पॉन्जी टिश्यू उत्तक हो जाता है ना, तो फिर इसको निर्यात के लिए उचित नहीं माना जाता है, ध्यान रखना इस बात का। निर्यात में आम में 2 सबसे बड़ी समस्या है, एक तो कौन सा? उत्तक और दूसरा फल मक्खी, वो भी मैंने पहले बताया था आपको, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फल वृक्षों के लगाने के लिए षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? ये तो बहुत आसान है ना, 15%। कितने ज्यादा लगाए जा सकते हैं? 15% ज्यादा। और पंचभुजाकार विधि जिसको आप पूरक विधि भी बोलते हैं ना, उसमें लगभग दुगने लगते हैं वर्गाकार की तुलना से, बट जो दुगने होते हैं वो अस्थायी होते हैं ना, और इसके अंदर सारे स्थायी होते हैं। तो षटभुजाकार में वर्गाकार विधि की तुलना से 15% अधिक वृक्ष लगाए जाते हैं। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो है खजूर की देर से पकने वाली किस्म है। खजूर से देर से पकने वाली किस्म, ए ऑप्शन है हलावी, बी ऑप्शन है मदजूल, सी ऑप्शन है जाहिदी, डी ऑप्शन है सामरान। तो ये जो मदजूल है यही देर से पकने वाली है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, फूल गोभी में भूरी गलन व्याधि किस तत्व की कमी के कारण होती है? भूरी गलन व्याधि, ब्राउन रोट यानी भूरा सड़न भी बोल देते हैं, लाल सड़न भी बोलते हैं, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बोरोन की कमी से होता है। जो फूल गोभी का फूल होता है ना, उसके जो यहाँ इस तरह से निकले होते हैं, यहाँ से भूरी सड़न स्टार्ट होती है ना, मैं जैसे यहाँ से भूरी सड़न स्टार्ट होती है, धीरे धीरे इस पूरे फूल पर ही भूरा भूरा सा रंग फैल जाता है, आपने मार्केट में देखा होगा कई बार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? NHB, जो भी आप हॉर्टिकल्चर का डेटा पढ़ते हो इसी का पढ़ते हो, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव के अंदर है ना, गुड़गांव में। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सोनामुखी सनाए की खेती का प्रमुख क्षेत्र है। सबसे ज्यादा जो सनाए की खेती है वो कहां पर की जाती है? तो सनाए की खेती के में जो अग्रणीय जिला है वो जोधपुर है। ऑप्शन में जोधपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, टोंक दिया हुआ था, तो सबसे ज्यादा जो खेती होती है, जो लीडिंग है वो कौन सा है? जोधपुर है। नेक्स्ट चलते हैं अपने, अब देखो जो क्वेश्चन है वो पशुपालन के आगे ना, आपको पता हो तो एग्रीकल्चर में 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 में से 20 सस्य विज्ञान से और 20 उद्यान विज्ञान से और 20 किससे आते हैं? पशुपालन से। तो अब आगे अपने पशुपालन के क्वेश्चन। क्वेश्चन है बकरे के मांस को कहते हैं? ए ऑप्शन है बीफ, आपको पता है गाय के मांस को कहते हैं। बी ऑप्शन है चिकन, चिकन तो अच्छी तरह से जानते हैं आप, पोल्ट्री के मांस को कहते हैं। सी ऑप्शन है पोरक, पोरक सुअर के मांस को कहते हैं। कई बोल देते हैं सर बेकॉन भी कहते हैं, जो बेकॉन होता है वो भी सुअर का मांस, बट वो नमकीन होता है, पोरक होता है वो साधारण होता है, ठीक है। पोरक और बेकॉन सुअर के मांस होते हैं। डी ऑप्शन है मटन, अरे ये मटन तो भेड़ का मांस है ना, भेड़ का जो मांस होता है वो क्या होता है? मटन। इसने क्या पूछा था? बकरे के मांस का पूछा था, तो बकरे का मांस तो क्या होता है? चेवन होता है, तो ये क्वेश्चन है इसलिए हटा दिया गया था। राइट आंसर नहीं है इसमें से कोई सा भी। पहले इन्होंने मटन माना था, बट मटन तो भेड़ के मांस को कहते हैं, फिर चैलेंज किया तो हटा लिया, बकरे के मांस को चेवन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना।
अगर यहां चेवन लिख देते तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं था, बहुत आसान है, एक तरह से सौगात है ये। देखो बीफ, गाय के मांस सब जानते हैं, चिकन जानते ही हैं, पोरक भी जानते ही है, बट लोग मटन और चेवन में कंफ्यूज होते हैं। मटन और चेवन, तो बकरे के मांस को चेवन कहते हैं, बकरे के मांस को लोग बहुत चाव से खाते हैं इसलिए चेवन कहते हैं, ठीक है, इसलिए कहते नहीं, कारण ये नहीं है, मैं तो ट्रिक बता रहा हूं आपको, है ना, गलत मत पकड़ लेना। और जो मटन है वो भेड़ के मांस को कहा जाता है। नेक्स्ट है टेटोइंग। अब कुछ पशुओं के कान में अपने टैटू बना देते हैं ना उनकी पहचान के लिए, तो ये एक पहचान का तरीका होता है। तो यहाँ ऑप्शन देते हैं टेटोइंग है एक तरीके पशुओं की पहचान बनाने का, तो ये पहचान बनाने का है जी, ये ऑप्शन राइट होगा इसका, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जैसे कई लोग टैटू बना लेते हैं, अपने बोलते हैं अरे वो अच्छा वो सुनील, अच्छा वो फलाना सिंह है ना, उसके जो टैटू बना हुआ है, तो टैटू भी तो पहचान करवाते हैं, तो पशुओं के कान में टैटू बनाया जाता है ना। तो आप भी तो कई लोग शौक से बनाते हैं, बट वो शौक से बनाते हैं ना, पहचान से नहीं, अपने को तो पहचान ही लेते हैं लोग। तो टैटूइंग है वो एक तरीके से पशुओं की पहचान के लिए होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है, इनमें से एक कोई दोहरे उद्देश्य वाली है, पहचानो कौन सी है। ए गिर, दूध प्रयोजनीय है, दूध के लिए। थार पारकर दूध के लिए भी है और भारवाही भी है, ये भी दोहरे उद्देश्य की है भाई। साहिवाल है दूध उत्पादन के उद्देश्य से। नागौरी है ये सिर्फ खेती कार्य और भारवाही यानी ड्रोट पर्पज की है। तो दोहरा उद्देश्य कौन सी पूरा करती है, थार पारकर, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। थार में सबसे ज्यादा इसी की पार पड़ती है, नाम ही थार पारकर है, यानी मरुस्थल के लिए बहुत ही बढ़िया नस्ल होती है जो थार पारकर होती है। उसके अलावा दूसरी राठी होती है। 84 नंबर क्वेश्चन है, भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान है, इससे अच्छी सौगात तो कुछ हो ही नहीं सकती क्वेश्चन में। सूरती, सूरत, सूरत तो गुजरात, तो भैंस की सूरती नस्ल कहां की है, गुजरात की है। भैंस की सूरती नस्ल का उद्गम, देखो सूरती नस्ल से, मुर्रा नस्ल से क्वेश्चन आना ही आना है, भैंस में घूम फिर के इन दो से ही, तीसरी कोई भैंस पकड़ेंगे तो फिर जाफराबादी पकड़ेंगे ना, तो इन दोनों को तो अच्छे से याद कर लो, 4-4 लाइनें हैं इनमें याद रखने की और कुछ नहीं है। और इस क्वेश्चन को तो याद ही रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है सूरत गुजरात में और सूरती कहां की नस्ल है, गुजरात की, बी ऑप्शन राइट होगा। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, यहां पे चेचक दिया हुआ है भाई, चेचक तो ठीक है विषाणु जनित है। अतिसार जो है ना, खूनी पेचिश जिसको बोल देते हैं, ये प्रोटोजोआ जनित है। तो इनमें से विषाणु जनित कौन सा नहीं है, अतिसार तो नहीं है भाई। रानीखेत भी विषाणु जनित है, ये दोनों तो विषाणु जनित है। निमोनिया, निमोनिया भी तो कहां अकेला विषाणु जनित है, ये विषाणु, जीवाणु और भी किसी सूक्ष्म जीव के कारण हो सकता है, ठंड वंड लगने के कारण, तो इसमें ये दोनों ही पूरी तरह से विषाणु जनित नहीं। अतिसार तो है ही नहीं, निमोनिया भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को हटाना पड़ा था भी ना, इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था, तो ये क्वेश्चन नहीं माना गया था, सही नहीं है ना, क्योंकि निमोनिया भी विषाणु से होने वाला नहीं है और अतिसार है वो प्रोटोजोआ से, यानी जो खूनी पेचिश है वो प्रोटोजोआ से होता है, ठीक नहीं था ये क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन है, रानीखेत रोग संबंधित है, ये तो सबको ही पता होगा, कुक्कुट से संबंधित है, मुर्गी पालन से संबंधित है, विषाणु जनित रोग है, ऊपर लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट है, कर्मी हर दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवा में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। पाइपराजिन किया जाता है भाई इसका, पोटेशियम परमंगनेट का तो नहीं किया जाता, इसको तो जीवाणुरोधी जीवाणुनाशक के रूप में काम में लेते हैं, कर्मी हर में तो नहीं लेते। थायोबेंडेजोल इसका भी उपयोग करते हैं, फेनबेंडोजोल इसका भी करते हैं, तो फिर राइट आंसर कौन सा होगा बी। इन्होंने तो यही पूछा है कर्मी हर दवाओं में किसका उपयोग नहीं करते हैं, तो पोटेशियम परमंगनेट का नहीं करते हैं, ये जीवाणुनाशी और जीवाणुरोधी होता है। 88 नंबर क्वेश्चन, स्वाई चाल व तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं। देखो ये क्वेश्चन मेरे थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि देखो नो डाउट कि जो नागौरी होते हैं वो दौड़ने में बहुत तेज होते हैं, तेज चलने के लिए फेमस होते हैं, बट स्वाई चाल के लिए तो कांकरेज को जाना जाता है, चलता भी बड़े सुंदर है ऐसे ना, धुन में चलता रहता है और चलता भी तेज है। तो स्वाई चाल के लिए तो देखो जो सही होता है वो कांकरेज होता है, बट इसमें कांकरेज ऑप्शन में नहीं था, तो इन्होंने स्वाई चाल व तेज दौड़ने वाला पूछ लिया, तो तेज दौड़ने वाला कौन सा होगा फिर, नागौरी। इसमें तो कांकरेज बेल तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहां पे कौन सा हो गया, नागौरी, फिर तो नागौरी राइट होना था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट स्वाई चाल जो शब्द है ना वो कांकरेज के लिए यूज किया जाता है, और नागौरी के लिए तेज दौड़ने के लिए और कृषि कार्यों में दक्ष माना जाता है। और जो राजस्थान में जो पशु मेले लगते हैं ना, उनमें पशुओं, गाय जो मतलब गोवंश के पशु होते हैं, उनकी शान जो बढ़ाता है वो नागौरी। कुछ ऐसे पशु होते हैं जो शान बढ़ाने के काम के, नागौरी का जो बैल होता है वो सुंदर बहुत होता है,
और भैंसों में आपने सुना होगा मुर्रा जो होती है वो पशु मेलों की शान बढ़ाती है। तो वैसे जो नागौरी है वो तेज दौड़ने के लिए फेमस है, बट क्वेश्चन में स्वाई चाल व तेज दौड़ने वाला बैल पूछ लिया था। कांकरेज अगलों ने ऑप्शन में नहीं दिया, तो बचा कौन सा, फिर नागौरी ही है, तो नागौरी ही राइट होना था, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट स्वाई चाल शब्द कांकरेज के लिए यूज होता है, तो इसने साथ में तेज दौड़ना और कृषि कार्यों में दक्ष है वो नागौरी के लिए बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या है यहां पर, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मादा पशुओं का गर्भ धारण का उत्तम समय होता है। देखो ऑप्शन है शुरू होने से 6 घंटे तक, क्या शुरू होने तक, कुछ इसमें दिया हुआ तो है नहीं। वैसे मध्यकाल शुरू होने के 6 घंटे तक, है ना। मध्यकाल कौन सा होता है, जिस समय पशु ताव में आता है या जनन के इच्छुक होता है मादा पशु के लिए, तो वो शुरू होने के 6 घंटे तक। मध्यकाल के 12 से 18 घंटे तक। सी ऑप्शन है मध्यकाल शुरू होने के 4 घंटे तक, और डी ऑप्शन है अंतिम अवस्था यानी 24 घंटे तक। तो मादा पशुओं के गर्भ धारण के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने जो राइट आंसर माना था 89 नंबर का जो राइट आंसर माना था वो मध्यकाल के 12 से 18 घंटे तक माना था। ठीक है, वैसे तो ज्यादातर जो उपयुक्त समय होता है वो मध्य के अंतिम अवस्था में ही होते हैं। ये क्वेश्चन हटा नहीं था, बट अगर इस बार आता 2018 में तो पक्का हट जाता है, क्योंकि उस समय उतने रिट वगैरह नहीं लगे थे। इस बार तो खूब धमाके से रिट लगे हैं ना। तो इसमें राइट जो माना गया था वो मध्यकाल के 12 से 18 घंटे तक माना था। वैसे मध्यकाल के अंतिम अवस्था में जो गर्भ धारण होता है ना वो सबसे बढ़िया होता है, माना भी गया था, लेकिन सही जो होता है वो गर्भ धारण के अंतिम समय में अगर गर्भ धारण करवाते हैं तो फिर वो सबसे उपयुक्त समय होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नवजात बछड़े बछड़ियों को पिलाना चाहिए। बहुत आसान सा है। जो बच्चा पैदा हो जाता है, जो बच्चा पैदा होता है वो नवजात होता है, और नवजात को हमेशा खीस पिलाई जाती है, कोलेस्ट्रम पिलाया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, विटामिन ए को बढ़ाता है शरीर में, जिससे अंधेपन जैसी समस्या नहीं होती है ना। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। पेट में जो जाला वाला होता है उसको भी साफ कर देता है। तो ये तो आपको पहले से भी क्वेश्चन आता होगा, इसमें कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा बात है नहीं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है, गाय भेड़ बकरी में इंसिजर दांत होते हैं। देखो केनाइन तो होते ही नहीं, इंसिजर को तो कर्तन बोलते हैं, केनाइन तो होते ही नहीं। जो शाकाहारी पशु होते हैं उनके अंदर केनाइन नहीं होते हैं, न तो ऊपर के जबड़े में होते हैं न नीचे के जबड़े में। बट इंसिजर जो होते हैं वो कहां होते हैं, केवल ऊपर के जबड़े में, बी ऑप्शन केवल नीचे के जबड़े में, सी ऑप्शन दोनों ऊपर और नीचे के जबड़े में, और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको एक वैसे ही बता देता हूं, क्या पता आपके भी डायलॉग चलता हो। हमारे कई जैसे साथी है या गांव में से बोलते हैं, बोले क्या हो गया, बोले गाय गा उपरला गा खागिर गा गा उपरला दांत लग गया। गाय खा गई थी और उसके ऊपर वाले दांत लग गए थे, मजाक में बोलते हैं। क्यों, क्योंकि गाय के जो कर्तन होते हैं ना ऊपर नहीं होते हैं कभी भी। ऊपर क्या होता है, हमेशा डेंटल पेड होता है, हमेशा ऊपर एक पेड सा होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, डेंटल पेड होता है। जो कर्तन होते हैं ना वो हमेशा नीचे के जबड़े में ही होते हैं। तो यहाँ राइट क्या होगा, केवल नीचे के जबड़े में। 91 का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। केवल जो नीचे का जबड़ा होता है उसमें ही कर्तन होते हैं, और जो मतलब इंसिजर होते हैं ऊपर डेंटल पेड होता है। दाढ़ जो होती है ना, दाढ़ वो ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है। आपको वैसे मैंने पीछे जो क्वेश्चन करवाए उनमें डेंट फॉर्मूला करवाया भी है, ये डेंट फॉर्मूला है। यानी जो नीचे के जबड़े होते हैं उसमें 4 कर्तन होते हैं, यानी 4 जबड़े हमेशा देखो इस तरह से समझाया, किस तरह से जाता है। ये जबड़ा है इधर, है ना, इधर 4 और इधर 4, तो कर्तन कितने होते हैं, 8। उसके बाद अपने केनाइन्स की बात करें तो केनाइन तो मांसाहारी में होते हैं ना, जो चीर फाड़ करने वाले होते हैं, वो गाय भैंस में नहीं होते हैं। दाढ़ की बात करें तो जो पहली 2 दाढ़ होती है वो 3 ऊपर होती है, 3 नीचे ही होती है, और जो बाद वाली दाढ़ होती है वो 3 ऊपर होती है, 3 नीचे होती है। वैसे मैं बेसिकली बता रहा हूं, ज्यादा प्री मोलर मोलर ये नहीं बता रहा ना, ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं। तो ये प्री मोलर है, ये कौन से है, मोलर है। तो ये ऊपर वाले में भी होते हैं, नीचे वाले में। जो दाढ़ होती है ना, प्री मोलर और मोलर ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं। केनाइन नहीं होते हैं। कर्तन सिर्फ नीचे के जबड़े में, बटा में जो नीचे लिखे हुए है ना वो नीचे के जबड़े के लिए, और ऊपर लिखा हुआ है ऊपर के जबड़े के लिए। तो ऊपर के जबड़े में कर्तन नहीं होते हैं। बाकी मैंने आपको पशुपालन से संबंधित क्विज करवा रखी है, उसमें पूरे का पूरा डेंट फॉर्मूला आपको समझा रखा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ मैंने जब डेंट फॉर्मूला समझाया था तब एक स्टूडेंट का डायलॉग आया, वो मैंने 4-5 मिनट में समझाया था। अरे भाई देखो क्वेश्चन आते हैं हर साल,
और वो सामने से कमेंट क्या कर रहा है। हालांकि मेरे कमेंट रिव्यू होके आते हैं, आप कमेंट करते हो वही दिखेंगे जो अच्छे होंगे, बुरे वाले कमेंट नहीं दिखते हैं किसको। अलग अलग तरह के उस्ताद है वीडियो देखने वाले, कई तो जो गर्ल्स कमेंट करती हैं तो उनके नीचे हाय हेलो है ना, कहाँ से हो, जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। अरे भाई पढ़ लो, ये पढ़ने के लिए चैनल है। बाकी आज रोज डे है तो रोज डे नहीं बनाना है यहाँ पे, यहाँ पढ़ लो, और पढ़ना ही रोज डे होना चाहिए आपका, ठीक है। वैलेंटाइन डे वीक है, इस तरह की हरकतें कुछ लोगों में ज्यादा ही देखने को मिलती है। तो वो बोले जी जबड़े का ही इतना ही बारे बताते हैं, हमें जबड़े पे पीएचडी नहीं करनी है। हाँ, आप जबड़े की पीएचडी कर भी नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से आप कमेंट कर रहे हैं तो जो सेंसेबल लोग होते हैं वही पीएचडी करते हैं, हर कोई थोड़ी पीएचडी कर लेता है। तो वहां पे मैंने जो जबड़े का वो पूरे का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, कईयों ने तो पीएचडी भी कर ली जैसे कमेंट किया था। तो कमेंट सुंदर होना चाहिए, आप अपने परिवार को रिप्रेजेंट करते हो, यानी आपके संस्कार कैसे हैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो, तो हमेशा दायरे में रह के ही किसी चीज़ को बोलना चाहिए। आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं करते हो, आप अपनी फैमिली को भी रिप्रेजेंट करते हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसा। हालांकि मुझे तो क्या फर्क पड़ता है, जो टेक्नीशियन है वो जो कमेंट्स अच्छे नहीं होते उनको रिमूव कर देते हैं, अच्छे उनको लगा देते हैं, मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कमेंट चेक भी नहीं करता। कॉमन पूछ लेता हूँ कौन कौन से कमेंट्स ज़्यादा है, क्या क्या पूछा गया है, फिर वो जब रिव्यू हो जाते हैं उसके बाद चेक करता हूं। मैं तो जो रिव्यू हो जाते हैं ना उसके बाद चेक करता हूं भी हाँ ठीक है ये कमेंट आया, ये कमेंट आया। मुझे ज़्यादा कमेंट्स में और इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, हालांकि कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ऐसी बात नहीं है। स्टूडेंट बहुत बहुत प्रशंसा भी करते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं, अच्छा भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। बट मतलब आप बुरे कमेंट करे हो, मेरे तक आते ही नहीं, इसलिए मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो मेरे को बताया था कि सर आपने डेंट फॉर्मूला बहुत लंबा चौड़ा पढ़ाया क्या, तो मैंने कहा तो मैं तो मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगा, किसी के सजेशन से तो पढ़ाऊंगा नहीं भी। मुझे हमेशा यही, मैं हमेशा कामयाब स्टूडेंट को देखता हूं वो किस तरह से कामयाब होते हैं, तो उनका जो रूल होता है मुझे लगता है वो भी मैं ही सोचता हूं, वो भी वो सोचते हैं। और जो फेलियर स्टूडेंट होते हैं जो बहुत शॉर्ट पढ़ना चाहते हैं, जिस किसी चीज का बेस क्लियर नहीं करना चाहते, डिटेल से नहीं पढ़ना चाहते, उन स्टूडेंट को मैंने बार बार पेपर देते देखा है। तो वो मैं थ्योरी क्यों अपनाऊंगा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा किसी के लिए भी शॉर्ट चलो बढ़िया आपका सिलेक्शन होगा, कुछ नहीं है, सब बकवास है। जितनी मेहनत की जरूरत होती है उतनी करनी पड़ती है। दूसरी चीज, जब मैंने कल वो वीडियो बनाया था अभी सुपरवाइजर में ये चीजों की रिक्वायरमेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो मैंने दे दी थी। उसके बाद स्टूडेंट क्या पूछते हैं जी इसमें सैलरी कितनी है जी, इसमें प्रमोशन कितने साल में हो जाता है जी। अरे भाई गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, कर्म करोगे तो फल अपने आप मिल जाएगा। तुम तो पहले ही फल पाने लग जाते हो, अरे फल के चक्रों में मत रहिए, सिर्फ पढ़िए, मेहनत करिए, खुश होके पढ़िए। 5, 6, 7 घंटे अगर आप डेली पढ़ देते हैं पूरे का पूरा, अरे 6, 7 घंटे एक्चुअल स्टडी निकलती कहाँ पे है आपसे। एक्चुअल स्टडी का मतलब जिस समय पढ़ रहे हो आप ये समझ लो सिर्फ पढ़ाई में ही घुसे हुए हैं और कहीं नहीं घुसे हुए, तो 6 घंटे बहुत होते हैं। सुपरवाइजर का सिलेबस कितना क्या है आपका, 6 घंटे में तो आप सुपरवाइजर को 4 बार निकाल दोगे। तो आप सुपरवाइजर पढ़ रहे हो तो 6 घंटे ही पढ़ लो, चाहे 10 घंटे पढ़ रहे हो तो पढ़ो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये नहीं कि 15 घंटे किताब लेके बैठे हैं, कभी व्हाट्सअप चला रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं। आप किसको दिखा रहे हो कि आप पढ़ रहे हो। फ्यूचर है आपका, आपके माता पिता ने तो जो आपको देना था वो दे दिया, आप अपने माता पिता को क्या दे सकते हो। आप जो भी दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपने खुद को दे रहे हो, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे जुनून के साथ पेपर निकालना है। जिंदगी में एक एग्जाम, एक ही वैकेंसी के लिए एक ही बार पेपर देना है, और वो तब संभव है जब आप सेलेक्ट होंगे, तब दोबारा क्यों देंगे। और सेलेक्ट तब होंगे जब आपका जुनून आपके शीर्ष पर हो, ठीक है, जुनून शीर्ष पे होना चाहिए, और आप खुद के प्रति ईमानदार होने चाहिए। जितने घंटे पढ़ो उतनी देर ईमानदारी से, किताबें पकड़े रहने से कुछ नहीं होता है। आप कुछ भी करो, आवारा घूमो फिरो, कुछ भी करो, वो आपकी अलग लाइफ है, लेकिन आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है एजुकेशन। जिस समय पढ़ रहे हो उस समय सिर्फ पढ़ना ही है। जब आप खेलते हो तो क्या साथ में किताब लेके खेलते हो, जब आप मोबाइल में गाने सुनते हो तो क्या साथ साथ में पढ़ते गाने सुनते हो आप, या फिर खाना खाते हो तो क्या साथ में पढ़ते हुए खाना खाते हैं। तो जब और काम में पढ़ाई को इन्वॉल्व नहीं कर रहे तो जो समय पढ़ाई का है उसमें दूसरी चीज क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। कई तो ख्यालों में खो जाते हैं ना, इधर चले जाते हैं, उधर किसी में सलमान खान की भी आत्मा आ जाती है, किसी में अजय देवगन की आ जाती है ना, किसी में कैटरीना कैफ की आ जाती है। तो ये चीजें, इन सब चीजों से बाहर निकलो, एक स्टडी का टाइम अलग कर लो, उसके बाद कुछ भी करो। हाँ, 6-7 घंटे पर्याप्त सोना बहुत जरूरी है, माइंड अच्छा वर्क करता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। तो गाय भेड़ बकरी में इनसिजर दांत केवल नीचे के जबड़े में होते हैं। किसमें होते हैं? केवल नीचे के जबड़े में। तो राइट आंसर क्या बताया था मैंने? बी ऑप्शन बताया था। गाय के दूध में वसा का प्रतिशत होता है। ए ऑप्शन है 1 से 3%,
बी ऑप्शन है 4 से 5%, सी ऑप्शन है 7 से 10% और डी ऑप्शन है 8 से 11%। देखो मिनिमम जो परसेंट होता है, मिनिमम जो परसेंट होता है वो तो कितना होता है 3.5%, बट गाय जो है अधिकांश उनमें 3.5% से लेकर 5-6% तक होता है। तो ज्यादातर जो गाय हैं उनकी नस्लों में जो वसा का प्रतिशत होता है वो 4 से 5 ही होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बी ऑप्शन राइट है इसका। कौन सा राइट है? अधिकांश गाय की जो नस्लें हैं उनमें वसा 4 से 5% ही होती है, तो बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट अपने चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना 93। मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है? तो इसका उद्गम स्थल है वो मैं सीधा ही बता देता हूं, ऑप्शन पढ़े वगैरह, स्पेन की है ना, मेरिनो जो है वो स्पेन की है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट जो है अगला है, हम तो इसको वैसे मतलब स्टूडेंट को कई बार याद करने के लिए बताते हैं कि मेरिनो कहाँ की नस्ल है, तो आप ट्रिक से याद कर लो, मेरी भेड़ स्पेन की है। मेरिनो भेड़ कहाँ की है? स्पेन की है। तो मेरी भेड़ स्पेन की है, याद रख लो, मेरी भेड़ स्पेन की है, मेरी मतलब मेरिनो, और भेड़ की जो नस्ल है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? स्पेन। तो याद रह जाएगा आपको, भूलोगे नहीं। मेरी भेड़ स्पेन की है, यहाँ उनकी नहीं है भाई, बहुत स्पेशल है, स्पेन की है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन। हमारे देश में पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं? हमारे देश में पशुओं के प्रति बहुत सारी लापरवाहियां होती है, बहुत सारे कारण हैं। देखते हैं, ए ऑप्शन है असंतुलित व अल्प आहार, ये भी कारण है। दवा व चिकित्सा का अभाव तो है ही है, इंसानों को ही है तो पशुओं को तो होना ही है। परजीवियों के प्रकोप से, हम तो ध्यान ही नहीं देते, पशुओं के चिंचड़ी लगी रहती है, परजीवी लगे रहते हैं, गौर ही नहीं करते, तो इन सभी कारणों से पशु मरते हैं। चिंचड़ी खतरनाक बहुत होती है, नहीं लगने देनी चाहिए ना, पशु मर भी जाते हैं। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन। ट्रोकर कैनुला किस रोग से संबंधित है? ए ऑप्शन है जहरवाद, बी ऑप्शन है गलघोटू, सी ऑप्शन है जोहनिस बीमारी और डी ऑप्शन है टिम्पेनाइटिस यानी आफरा। आफरा क्या होता है? गली सड़ी वस्तुएं खाने से पेट में गैस भर जाती है, बाई खोक पे मारोगे तो ढोल की तरह आवाज आती है। उस गैस को निकालने के लिए एक ये यंत्र होता है जिसको अपने क्या बोलते हैं? ट्रोकर कैन्युला बोलते हैं। तो ये जो है ये अफरा से संबंधित रोग में है ना, अफरा का इलाज के लिए काम में लिया जाता है। डी ऑप्शन राइट है, जो ट्रोकार कैनुला है। ट्रोकार कैनुला देख लो, अच्छे काम की चीज है। ट्रोकार कैनुला अफरा के समय काम में ली जाती है ना, अफरा में जो गैस भर जाती है उसको निकालने के काम में लेते हैं। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो है 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन है टिप्नेटाइसिस। अफरा एक रोग है। अब देखिए अफरा से 2 क्वेश्चन आ गए लगातार। जीवाणु जनित, बी है विषाणु जनित, सी ऑप्शन है फफूंद जनित और डी ऑप्शन है आहार जनित। अभी मैंने आपको क्या बोला था? भी गली सड़ी वस्तुएं खा लेते हैं तो उसकी वजह से, तो किससे संबंधित है? आहार से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है कुकुट पॉक्स, फाउल पॉक्स जनित रोग है, पीछे बताया था मैंने। ए ऑप्शन है फफूंद जनित, बी ऑप्शन है विषाणु जनित, सी ऑप्शन है जीवाणु जनित और डी ऑप्शन है प्रोटोजोआ जनित। जिसको ध्यान में आ गया वो तो ठीक है, जिसको नहीं ध्यान में आया वो सोच के देखिए जो फाउल पॉक्स है वो किससे संबंधित है। ये विषाणु जनित रोग होता है। बी ऑप्शन राइट है। किससे संबंधित है? ये विषाणु जनित है। बी ऑप्शन 97 का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 98 नंबर। कौन सी भैंस के सींग? देखो ये सींग वाला क्वेश्चन तो पक्का है, सींग तो अड़े रहते हैं सुपरवाइजर के एग्जाम में, और 2 ही सींग होते हैं ज्यादातर, 3 तरह के। जलेबी के आकार के सींग किसके हैं, दराती के आकार के सींग के किसके, और कुंडलाकार सींग किसके हैं? तो देखो जलेबी, इसने क्या पूछा, कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी के आकार के होते हैं? तो छोटे व जलेबी आकार के सींग मुर्रा के होते हैं, दराती आकार के जो होते हैं वो सुरती के होते हैं, और नीचे लटके वैसे कुंडल के आकार के होते हैं वो जाफराबादी के होते हैं। ये 3 सींग तो पक्के हैं, हर सुपरवाइजर के एग्जाम में आते हैं, मतलब हर सुपरवाइजर में सींग अड़ते ही अड़ते हैं। तो छोटे व जलेबी वाले जो सींग है वो मुर्रा के हैं, दांती के दराती के आकार की सुरती के हैं, कुंडलाकार जो सींग है वो किसके हैं? जाफराबादी के हैं। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन। पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। इसने सब में पूछा है, वर्ष में 1 बार पिलानी चाहिए, प्रत्येक माह पिलानी चाहिए, वर्ष में 2 बार पिलानी चाहिए, 2 वर्ष में 1 बार पिलानी चाहिए। तो जो सामान्यतः 1 साल में 2 बार पिलानी चाहिए। सी ऑप्शन राइट होता है, वर्ष में 2 बार पिलानी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है। इसमें ऑप्शन है पूर्ण हस्त विधि, दूसरा अंगूठा विधि खराब है। ये अंगूठा विधि जो है पशुओं की जो टीथ होते हैं, चूचक जो होते हैं उनमें गांठें पड़ जाती है। चुटकी विधि सिर्फ छोटे जो टीथ होते हैं पशुओं में उनमें ही काम में ली जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बढ़िया पूर्ण हस्त विधि होती है, इस तरह से ना टीथ को पकड़ के दूध निकालते हैं, वो ज्यादा बढ़िया होती है। तो 100 का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन। तो यहाँ पे 2013 की जो वैकेंसी थी जिसका एग्जाम 2015 में संपन्न हुआ था ना,
तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए थे, वहां एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए थे 60, उनका मैंने डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने यहां तक वीडियो देखा है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन का एंजॉय किया होगा, और ऐसे ही मैं आपको और भी जो क्वेश्चन है वो करवाता रहूंगा। आप YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए और जो भी आपके दोस्त लोग हैं उनके साथ भी शेयर करिए। पीछे के वीडियो में मैंने आपको बुक्स बताई थी, कृषि प्रवेशक के लिए हमारी तरफ से एक स्पेशल बुक तैयार की गई है जो जल्द ही मार्केट में आने वाली है। ऑर्डर इसके बुक किए जा रही है। एक तो ये बुक थी जो स्पेशल कृषि प्रवेशक के लिए थी, दूसरा मैंने आपको उस वीडियो में बताया था जो एक हमारी बुक थी एग्रीकल्चर सक्सेस वास्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें लगभग 6000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। उसके अलावा ये मार्केट में ऑलरेडी चल ही रही है, आप लोगों के पास भी होगी एग्रीकल्चर सक्सेस। अभी फिलहाल आप रेटिंग में देखोगे तो हिंदी मीडियम में पूरे भारत में सबसे ज्यादा चलने वाली जो बुक है वो एग्रीकल्चर सक्सेस है। पिछले 2 सालों में 4 एडिशन इसके आ चुके हैं, तो अभी जो करंट एडिशन है वो आप देख रहे हो, वो सामने करंट एडिशन है। उसके अलावा मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था ऑफलाइन के बैच जो है वो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, और इस बार भी हम पिछली बार की तरह संकल्प कोचिंग यानी जॉबनेर कोचिंग और संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर दोनों के टाई अप से चल रहे हैं। ठीक है, पिछली बार जो सिलेक्शन दिए थे 124 सिलेक्शन प्लस 125 प्लस है, जो पहले पोस्टर बना हुआ है उस समय वो वेटिंग लिस्ट नहीं आई थी, इसलिए तो वेटिंग लिस्ट आने के बाद हमने बताया 125 प्लस जो चयन है। तो ये हमारे वो सभी स्टार है जो पिछली भर्ती परीक्षा के अंदर चयनित हुए थे। तो हमारा यहाँ पर एक आंकड़ा देना ही उद्देश्य नहीं है, हमने वास्तविक सिलेक्शन दिए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में फिर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, और जो हमारी पहले टेस्ट सीरीज चल रही थी जैसे फसलों का वर्गीकरण चल रहा था उसमें मैंने शायद एक वीडियो अपलोड कर दिया था, अगला वीडियो है फिर से लेके आएंगे। और सुपरवाइजर के स्टूडेंट को मैं आपको फिर से ये बताना चाहता हूँ कि जिस टॉपिक के मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए उससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, आप चाहे निश्चित रहना इस बात के लिए। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।